लाभ होता है क्योंकि वे अपने शरीर के भीतर दिव्य छाप बना सकते हैं और अपनी सूक्ष्म आत्मा के माध्यम से बनाए गए हथियारों पर सीधे दिव्य छाप अंकित कर सकते हैं। ध्रुव ने स्मृति खंड के भीतर की सामग्री को धीरे धीरे पछाया क्योंकि स्मृति खंड में संरचनाओं के बारे में भी जानकारी थी। दैवीय छापों को वास्तव में एक विशेष प्रकार की संरचना माना जाता था और उनका उपयोग विशेष रूप से हथियार बनाने के दौरान किया जाता था। वे बहुत जटिल थे। उसकी स्मृति में बुनियादी स्तर की ढेरों छापें मौजूद थीं और कुछ संयुक्त छापें भी, लेकिन उन्हें पूरी तरह समझने में काफी समय लगेगा। सभी शस्त्र निर्माताओं और महारथियों का इस दुनिया में बहुत सम्मान है और वे एक असाधारण स्थिति रखते हैं। मेरे पास एक फोर्जिंग प्रकार की सूक्ष्म आत्मा है और मुझे पहले से ही एक बुनियादी स्तर का शस्त्र निर्माता माना जा सकता है। युवान उल्कापिंडों के बदले में हथियार बनाने में सक्षम, और अगर मैं सफलता प्राप्त कर सका और प्रथम स्तरीय शस्त्र निर्माता बन सका तो मुझे स्टार रिवर एसोसिएशन में शामिल होने और अपनी स्थिति में सुधार करने का अधिकार मिल जाएगा। उस समय तक शाही राजधानी में भी शाही कुल और यक्ष कबीला इतना अहंकारी होने की हिम्मत नहीं करेंगे। ध्रुव मन ही मन सोच रहा था। उसके पास एक फोर्जिंग प्रकार की सूक्ष्म आत्मा थी जो 5वीं स्वर्गीय परत से संघनित थी। वह इसका सदुपयोग कैसे न कर सकता था? चूंकि वह पहले से ही इस अराजक स्थिति में उलझा हुआ था, इसलिए उसे अपने लिए कुछ करना था और चंद्र कबीले के भविष्य की योजना बनानी थी। साधना के माध्यम से अपनी शक्ति बढ़ाना, साथ ही एक फोर्जिंग गुरु बनना। 5 दिन बाद, चूंकि अब उसके पास कुछ भी बदलने की शक्ति नहीं थी, ध्रुव ने दिन में दिव्य छापों पर ज्ञान और अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का प्रयास किया, जबकि रात में संयमित सहस्राब्दी शोधन तकनीक से अपने साधना स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास जारी रखा, बाहरी परिस्थितियों की परवाह न करते हुए। चूंकि वज्रा ने उसे ऐसा करने से साफ तौर पर मना किया था, इसलिए उसने अपना सारा ध्यान अपनी शक्ति बढ़ाने पर केंद्रित करने का फैसला किया। इस समय ध्रुव जिस प्रशिक्षण प्रांगण में था, वहां कई धातु की सामग्रियां बिखरी हुई थीं और इन धातु की प्लेटों की सतह पर जटिल छापों के निशान उकेरे हुए थे। लगभग पूरी हो चुकी ये छापें एक प्रबल प्राणमय आभा उत्सर्जित कर रही थीं, जो धातु की प्लेटों की सतह के ऊपर लहरा रही थीं और आपस में मिलकर दिव्य छापों का चित्र बना रही थीं। अब मेरी सटीकता बहुत बढ़ गई है। ध्रुव वहीं खड़ा था, जबकि उसके शरीर के अंदर तारकीय मेरिडियनों में दिव्य छापों के छोटे छोटे चिन्ह चमक रहे थे। वे रहस्यमय दिव्य छापें एक साथ मिलकर एक अतुलनीय रूप से तेज तलवार के रूप में संघनित हो गईं, जिसमें एक जबरदस्त भेदक शक्ति थी। जबकि ध्रुव के हाथ में स्वर्गीय हथौड़ा तारामंडल के आकार का एक विशाल हथौड़ा साकार हो गया। ध्रुव के कदम हल्के से कांप उठे जैसे ही उसके शरीर के अंदर दिव्य छापों के प्रतीकों से बनी अतुलनीय तेज तलवार की शक्ति उसके तारकीय मेरिडियनों के सक्रिय होने के साथ उसकी भुजाओं की ओर प्रवाहित हुई और स्वर्गीय हथौड़े में समा गई। उसी समय ध्रुव ने अपनी भुजाएं उठाईं और हथौड़े को धातु की प्लेटों की दिशा में जोर से पटक दिया। खड़खड़ाहट! जैसे ही स्वर्गीय हथौड़ा धातु की प्लेट पर गिरा, एक झंझनाहट सी हुई और तुरंत ही उस धातु की प्लेट की सतह पर एक तलवार के आकार का दिव्य चिन्ह प्रकट हुआ, जो सूक्ष्म प्रकाश से चमक रहा था और एक बहुत ही तेज और भेदक आभा उत्सर्जित कर रहा था और फिर उसमें समा गया। इसके बाद पिछले दिव्य चिन्हों के निशान गायब हो गए, जिससे ध्रुव के चेहरे पर एक आनंदमय मुस्कान खिल उठी। हथियार बनाने में सबसे जरूरी चीज दिव्य छाप मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं सचमुच जन्मजात हथियार बनाने वाला हूँ। मेरे लिए हथियार बनाना अपनी हथेली उलटने जितना आसान होगा। ध्रुव धीरे से हंसा। हालांकि वह अपने दिव्य छाप शिलालेखों से बहुत संतुष्ट था, फिर भी उसे अभी भी यकीन नहीं था कि दूसरे हथियार बनाने वालों की तुलना में उसकी बढ़त कितनी भयानक थी। चंद्र कबीले के चर्चा कक्ष में सभी सदस्य अपने चेहरों पर निराशा लिए इकट्ठा हुए थे। अब क्या स्थिति है? महेश ने चारों ओर देखते हुए पूछा। कुल नेता, साल खत्म होने वाला है। साधना के लिए शहर से बाहर गए कई लोग लौट आए हैं, लेकिन हालात वही हैं। कोई शहर के अंदर आ तो सकता है, पर बाहर नहीं जा सकता। हमारे चंद्र कबीले के सैनिकों ने सिल्वर फेदर लीजन और श्रष्टी देव ड्रैगन गार्ड्स के खतरे का कुछ हद तक मुकाबला किया है। फिर भी हमारे लोगों को अक्सर धमकी दी जाती है और अपमानित किया जाता है और तरह तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं। वे कह रहे हैं कि इस बार हमारा चंद्र कबीला इस खतरे से नहीं बच पाएगा। शाही राजधानी से कोई खबर है? और सम्राट स्टार अकादमी के बारे में क्या कोई खबर है? महेश ने फिर पूछा। चंद्र कबीले का शाही राजधानी में अपना जासूसों का नेटवर्क था। शाही राजधानी से समाचारों की बात करें तो वक्ता के चेहरे पर चमक थी। लगता है शाही राजधानी को स्काई हार्मोनी सिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं है और इस खबर को गुप्त रखा गया है। और यूलियम की बात करें तो कुछ दिन पहले ही उसने धमनी परिसंचरण क्षेत्र के 9वें स्तर पर कदम रखा था और कुछ संकेत मिले थे कि वह जल्द ही युआनफू क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा।
इस वजह से ऊंचे पद और अधिकार वाले लोग उसका सम्मान करने लगे थे। शाही कुल के दबाव के कारण सम्राट स्टार अकादमी पर सख्त प्रतिबंध लगे हुए थे और ध्रुव के मामलों में भी कोई सकारात्मक खबर नहीं दिख रही थी। कांचा, एक तेज आवाज हुई जब महेश ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसकी आंखों में एक तेज नजर चमक उठी। ध्रुव के उस दिखावटी प्रदर्शन ने ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया। यूलियम की प्रतिभा और शाही कुल के भारी दबाव ने ध्रुव की प्रतिभा की चमक को बुझा दिया। महेश ने धीरे से कहा, ध्रुव, जल्दी बड़ा हो जाओ और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाओ। ये खबर नीचे तक पहुंचा दो। चंद्र कबीले के सदस्यों को शहर से बाहर जाने वालों की संख्या कम करनी है और इसके अलावा हमारे भंडार में बचे हुए सभी युवान उल्कापिंडों को निकालकर ध्रुव को भेज देना है। महेश के चेहरे पर एक चमक थी जिससे भीड़ के दिल कांप उठे। चाहे कुछ भी हो, ऐसा लगता था कि महेश ध्रुव को आगे बढ़ाना चाहता था। अगर कोई ऐसी घटना घटी जिससे चंद्र कबीले पर कोई विपत्ति आई तो भी उनके पास आशा की एक किरण होगी। ध्रुव को जल्द ही महेश द्वारा भेजे गए युवान उल्कापिंड के पत्थर मिल गए। इस बार कुल 3 टुकड़े थे, जिससे उसके दिल में थोड़ी बेचैनी हुई। वह जानता था कि हाल के सालों में चंद्र कबीला वास्तव में पतन की ओर जा रहा है। उनकी आय अब उनके खर्चों को पूरा नहीं कर पा रही थी और उनके संसाधन लगातार खत्म हो रहे थे और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। हालांकि इसने ध्रुव के विश्वास को और मजबूत करने के लिए प्रेरणा का काम किया। आज ध्रुव चंद्र निवास से एक साइड गेट से बाहर निकला। सिल्वर फेदर लीजन ने चंद्र निवास के मुख्य द्वार के बाहर अपनी सेना तैनात कर रखी थी और चंद्र कबीले की सेना से उसका आमना सामना हो रहा था, लेकिन सिल्वर फेदर लीजन ने हद पार करके उन्हें मारने की कोशिश नहीं की। ऊपर से तो माहौल शांत और शांतिपूर्ण लग रहा था, लेकिन ध्रुव जानता था कि इस बड़े खेल में एक गुप्त चाल जरूर छिपी होगी। हालांकि उन्होंने इन सब बातों को नजरअंदाज कर दिया और अकेले ही स्काई हार्मनी डिस्ट्रिक्ट के केंद्रीय जिले में पहुंच गए, जहां स्टार रिवर एसोसिएशन स्थित था। पूरे सृष्टिदेव राजवंश में स्टार रिवर एसोसिएशन की अनगिनत शाखाएं थीं, जिनका मुख्यालय सृष्टिदेव राजवंश की राजधानी में स्थित था। स्काई हार्मनी सिटी में स्थित एसोसिएशन तो बस एक शाखा थी। स्टार रिवर एसोसिएशन ने कभी बाहरी दुनिया के मामलों में दखल नहीं दिया था, फिर भी यह सच था कि उनके पास निर्विवाद अधिकार था और उनकी असली ताकत बहुत ज्यादा थी। ध्रुव को लगा कि शाही राजधानी में स्थित यह शाखा रहस्यमयी स्टार रिवर एसोसिएशन का असली मुख्यालय भी नहीं हो सकती, और यह स्टार रिवर एसोसिएशन की विशेष स्थिति के कारण ही था कि ध्रुव आज यहाँ आया था। एक तो वह हथियार बनाने की कला के बारे में और ज्यादा सीखना चाहता था, और दूसरा अपनी और अपने कबीले की रक्षा के लिए वह एक निश्चित पहचान पाने के लिए स्टार रिवर एसोसिएशन में शामिल होना चाहता था। अगर वह स्टार रिवर एसोसिएशन का सदस्य होता तो भविष्य में जब वह शाही राजधानी में आता तो हत्यारे समूहों को भी उसके पीछे की शक्ति से सावधान रहना पड़ता। स्टार रिवर एसोसिएशन को 4 विभागों में बांटा जा सकता है: हथियार बनाने वाला विभाग, गोली बनाने वाला विभाग, मार्शल फेट विभाग और स्वर्गीय नदी विभाग। पालक पिता ने कहा था कि स्टार रिवर एसोसिएशन की हैसियत और शक्ति शाही कुल से भी ज्यादा हो सकती है। ध्रुव ने मन ही मन सोचा, जैसे ही वह अपने सामने खड़ी भव्य इमारत को घूर रहा था। ध्रुव! तभी एक आवाज गूंजी। ध्रुव ने अपना शरीर घुमाया और एक खूबसूरत आकृति को अपने सामने प्रकट होते देखा। यह कोई और नहीं बल्कि स्काई हार्मोनी सिटी की 4 सुंदरियों में से एक थी, सेफाली। कुछ दिन पहले ही उसे दिव्य पवन अकादमी में शामिल होने का निमंत्रण मिला था। सेफाली साल खत्म होने के बाद शाही राजधानी की यात्रा करना चाहती थी और इसलिए पहले से कुछ तैयारियां करना चाहती थी, ताकि स्टार रिवर एसोसिएशन जाकर ग्रैंड मास्टर फ्रांसिस से उसके लिए एक दिव्य हथियार बनाने का अनुरोध कर सके। ग्रैंड मास्टर फ्रांसिस एक ऐसे व्यक्ति थे जो प्रथम स्तरीय, शीर्ष स्तरीय दिव्य हथियार बना सकते थे। चंद्र कबीले का सफाया तो पहले ही होने वाला है, फिर भी क्या आपके पास शाही राजधानी में प्रवेश की तैयारी के लिए एक दिव्य हथियार बनाने हेतु किसी गुरु की तलाश करने का समय है? सेफाली ने धीरे से व्यंग्य किया। जैसे ही उसने ध्रुव की ओर देखा, ध्रुव ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी और फिर ठंडे स्वर में कहा, भले ही तुम्हारा पूरा दिगंबर कबीला नष्ट हो जाए, मेरा चंद्र कबीला फिर भी अच्छी तरह जीवित रहेगा। सेफाली के मुंह से निकले पहले शब्द पहले से ही चंद्र कबीले की निंदा करने वाले थे, जिससे ध्रुव बहुत चिढ़ गया। डीठ! सेफाली के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। बचपन से ही उस पर हर संभव प्यार और स्नेह लुटाया गया था और उसे कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था जो उसकी बात का विरोध करने की हिम्मत करता हो। हालांकि सेफाली के मुंह से एक व्यंग्यात्मक भाव निकला। फिर उसने कहा, ओह, मैं तो लगभग भूल ही गई थी, आज का ध्रुव पहले से ही एक प्रतिभाशाली है, पहले वाले ध्रुव से बिल्कुल अलग। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारा मुंह इतना गंदा है। गंदा मुंह? ध्रुव अवाक रह गया। उसके सामने खड़ी औरत राजकुमारी सिंड्रोम से पीड़ित लग रही थी। ध्रुव ने सेफाली को घृणा से देखा, फिर उससे मुंह मोड़ लिया।
शेफाली उसकी निगाहों में घृणा और अपमान महसूस कर सकती थी, जिसके कारण उसके भाव डूब गए। शेफाली न सिर्फ 4 महान सुंदरियों में से एक थी, बल्कि उसे एक प्रतिभाशाली भी माना जा सकता था, और स्काई हार्मनी सिटी में उसकी चमक देखते ही बनती थी। जब भी वह बाहर जाती, बहुत सारे लोग उसकी तारीफ करते। लेकिन जब से ऑटम स्नो ने अपनी सूक्ष्म आत्मा को तीसरी स्वर्गीय परत से संघनित किया, तब से कई लोग उसे ऑटम स्नो से कमतर समझने लगे थे। और जब शाही राजधानी से आए प्रतिनिधि ऑटम स्नो को भर्ती करने आए, तो शेफाली को बुरा लगा। परीक्षा के उस दिन उसे उम्मीद थी कि उसकी प्रतिभा के आधार पर उसे रॉयल अकादमी या सम्राट स्टार अकादमी में से किसी एक में आमंत्रित किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि ऑटम स्नो और ध्रुव दोनों ने आसानी से निमंत्रण प्राप्त कर लिया था, और तब तक भीड़ का सारा ध्यान बस उन दोनों पर ही केंद्रित हो गया था। उसे नजरअंदाज कर दिया गया था। उसे इस तरह के एहसास से बहुत नफरत थी। ध्रुव की उस पहले वाली तिरस्कार भरी नजर से उसे नफरत थी। ये कहा जा सकता था कि उसके मन में ध्रुव से ईर्ष्या थी। ध्रुव कई अन्य लोगों के साथ स्टार रिवर एसोसिएशन के ग्रैंड हॉल में थे। हॉल की सजावट ऐसी थी कि अंदर जाते ही रिसेप्शन काउंटर नजर आता था। ध्रुव आगे बढ़े, तभी उनकी मुलाकात एक खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट से हुई, जो स्टार रिवर एसोसिएशन की वर्दी पहने हुए थी। अपने शरीर को उभारते हुए अभिवादन के लिए अपने शरीर को थोड़ा झुकाए हुए थी। सर, क्या आपको हथियार बनाने की जरूरत है या गोलियां बनाने में मदद चाहिए? महिला ने ध्रुव की ओर देखते हुए मुस्कुराई। स्टार रिवर एसोसिएशन में आने वाले ज्यादातर लोग या तो हथियार बनाने आते हैं या गोलियां बनाने। मैं एक हथियार बनाने वाला प्रशिक्षु बनना चाहता हूँ, ध्रुव ने उत्तर दिया। अरे, अगर ऐसा है तो आज आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। ग्रैंड मास्टर फ्रांसिस आज यहाँ हैं। मैं आपके लिए सिफारिश कर सकता हूँ, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ग्रैंड मास्टर फ्रांसिस प्रशिक्षुओं को स्वीकार करेंगे। कृपया वहाँ रुकें। महिला रिसेप्शनिस्ट को यह अजीब नहीं लगा। आखिरकार हथियार बनाने या गोलियां बनाने की कला में महारत हासिल करने के इच्छुक हमेशा बहुत से लोग होते हैं। प्रशिक्षु बनना, ख्वाहिशमंदी। शेफाली, जो ध्रुव के साथ इमारत में दाखिल हुई थी, व्यंग्यात्मक लहजे में बोली। हथियार बनाने वाला बनना कितना मुश्किल था, और यह तो कहना ही क्या कि ज्यादातर हथियार बनाने वाले आमतौर पर अपने पास मौजूद दिव्य छापों को अपने प्रशिक्षुओं तक नहीं पहुंचाते। मिस शेफाली, आप यहाँ हैं। ग्रैंड मास्टर फ्रांसिस को आपके आने की जानकारी पहले से ही थी और वे थोड़ी देर बाद व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलने आएंगे। शेफाली का स्वागत करते हुए खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट के चेहरे पर मुस्कान थी, जिससे भीड़ में से कई लोगों की निगाहें शेफाली की ओर मुड़ गईं। दिव्य पवन अकादमी में दाखिला लेने वाली यह युवा प्रतिभा वास्तव में एक मनमोहक सुंदरता थी। कृपया ग्रैंड मास्टर फ्रांसिस को मेरा धन्यवाद बताएं। इतने सारे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के बाद शेफाली गर्व से चमक उठी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मास्टर फ्रांसिस और ओल्ड मास्टर दिगंबर घनिष्ठ मित्र हैं। स्वाभाविक रूप से वह आपका विशेष ध्यान रखेंगे। यह सही है। शेफाली, तुम्हारे पिताजी और मैं पुराने परिचित हैं। मुझे ग्रैंड मास्टर फ्रांसिस मत कहो, मुझे अंकल कहना ही काफी होगा। एक चमकदार और स्पष्ट आवाज सुनाई दी। फ्रांसिस भी स्टार रिवर एसोसिएशन का गाउन पहने हुए थे और उनके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी जब वह पास आए। अंकल फ्रांसिस, इस बार मुझे आपको परेशान करना पड़ेगा। शेफाली के मुंह के कोनों पर एक हल्की सी आत्मसंतुष्टि भरी मुस्कान थी, क्योंकि उसने जानबूझकर ध्रुव पर अपनी नजरें घुमाईं। बिल्कुल भी परेशानी नहीं, क्योंकि शेफाली, तुम दिव्य पवन अकादमी की सदस्य बनने में कामयाब हो गई हो, इसलिए तुम्हें किसी भी हथियार की जरूरत हो, चाहे कोई विशेष अनुरोध हो, बस मुझे बता देना। मैं तुम्हारे लिए उपयुक्त दिव्य हथियार बना दूंगा। अंकल फ्रांसिस, मेरी सूक्ष्म आत्मा एक खरगोश है। फुर्तीली मुझे एक तलवार चाहिए, 3 फीट लंबी तलवार। मुख्य रूप से यह तेज तलवारबाजी तकनीकों के लिए सबसे उपयुक्त होनी चाहिए। ठीक है, मैं इस पर पंखों की दिव्य छाप अंकित कर दूंगा, जिससे तलवार का वजन हल्का हो जाएगा और आपकी गति और चपलता में भी वृद्धि होगी। मास्टर फ्रांसिस हंसे। शेफाली ने यह सुनकर अपने चेहरे पर संतुष्टि के साथ मुस्कुराहट दिखाई और उसके बाद पहले वाली सुंदर रिसेप्शनिस्ट एक बार फिर उनके पास आई। ग्रैंड मास्टर फ्रांसिस की ओर देखते हुए उसने कहा, ग्रैंड मास्टर फ्रांसिस, वे लोग आपसे दिव्य हथियार बनाने का अनुरोध करना चाहते थे, और उनमें से एक ऐसा भी है जो प्रशिक्षु बनना चाहता है। जिन लोगों ने अनुरोध किया है वे अपनी जरूरतों और मिलने वाले मुआवजे का विवरण लिख लें। उसके बाद सूची मुझे दे दें और मैं उस सूची में से कुछ लोगों को चुनूंगा और चुने हुए लोगों को 3 दिन बाद यहाँ वापस बुलाऊंगा। और जो प्रशिक्षु बनना चाहता था वह कौन है? फ्रांसिस ने मुंह खोला और भीड़ के दिलों में एक गहरी सांस लेते हुए कहा, यह वास्तव में एक शस्त्र बनाने वाले का अधिकार था। यह चुनने का अधिकार होने के कारण कि वह कौन सा दिव्य अस्त्र बनाना चाहता है, और अनुरोध करने वाले व्यक्ति को पहले यह बताना होता था कि वह पहले क्या मुआवजा चाहता है। सृष्टिदेव राजवंश में शस्त्र बनाने वालों का स्थान बहुत पूजनीय था। यह वही है।
शेफाली ने ध्रुव की ओर इशारा किया। गंदे मुंह वाला वह व्यक्ति। ध्रुव ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी। क्या उसका मुंह गंदा था? शेफाली का मुंह तो साफ तौर पर गंदा था, है ना? सब जानते हैं कि यह महिला राजकुमारी सिंड्रोम से पीड़ित है। क्या उसने किसी तरह से तुम्हें नाराज किया? हाँ। शेफाली ने अपना सिर झुकाया। उसे मेरे हवाले कर दो। फ्रांसिस हंसा। शेफाली, अपना दिव्य हथियार लेने के लिए 3 दिन बाद वापस आना। जो कोई प्रशिक्षु बनना चाहता है वह मेरे पीछे आए। ध्रुव एक क्षण के लिए हिचकिचाया, फिर खड़ा हुआ और फ्रांसिस के पीछे चला गया। फ्रांसिस ने शेफाली को अलविदा कहा और रिसेप्शनिस्ट द्वारा दिए गए रिकॉर्ड पेपर को स्वीकार करते हुए ध्रुव को भव्य हॉल के बाईं तरफ स्थित एक विशाल द्वार पर ले गया। उस द्वार के अंदर एक बिल्कुल अलग दुनिया थी। ये स्टार रिवर एसोसिएशन का हथियार बनाने वाला विभाग था। स्टार रिवर एसोसिएशन के प्रथम स्तर के हथियार बनाने वाले के रूप में फ्रांसिस के पास अपना हथियार बनाने का हॉल था। और जैसे ही ध्रुव फ्रांसिस के पीछे हॉल के प्रवेश द्वार तक गया, आग की एक लहर उठी जिससे ध्रुव के माथे पर तुरंत पसीने की धारें बन गईं। मेरे साथ आओ। ध्रुव को इशारा करते हुए फ्रांसिस हॉल में दाखिल हुआ। ध्रुव ने देखा कि हॉल के अंदर कई कमरे थे। फ्रांसिस सीधे एक कमरे में गया जिसमें जमीन में ढंसी एक विशाल गलाने वाली भट्टी थी। उस भट्टी के नीचे अनगिनत भयानक लपटें थीं जो उसे लगातार गर्म कर रही थीं। पहले आप इधर उधर देख सकते हैं, फ्रांसिस ने उदासीनता से कहा, जबकि ध्रुव ने हल्के से सिर हिलाया। वह ग्रैंड मास्टर फ्रांसिस के अंदर से निकले गर्व के भाव को महसूस कर सकता था। केवल प्रथम श्रेणी के हथियार निर्माताओं को ही मास्टर, जालसाज की उपाधि दी जाती है और इस प्रकार दूसरों द्वारा उनका बहुत सम्मान किया जाता है। ये हथियार बनाने की सामग्री है। ध्रुव एक बगल वाले कक्ष के प्रवेश द्वार की ओर चला गया। इसके बाद ध्रुव दूसरे कक्ष के प्रवेश द्वार पर गया और उसके भीतर कृपाण, भाले, तलवारें, परशु, ढाल, दस्ताने आदि के लिए हथियार का सांचा था। क्या ये तो खाली है? ध्रुव का चेहरा थोड़ा सा जम गया। उसे एहसास हुआ कि हथियार के सभी सांचों में कुछ भी नहीं है। ये उन हथियारों के लिए एक विशेष भ्रूण है जिन्हें दिव्य हथियारों के आकार में ढाला गया था। जब दिव्य हथियारों की सामग्री को प्रगलन भट्टी द्वारा पिघलाकर तरल रूप में बदला जाता था तो उस तरल पदार्थ को विशेष भ्रूण द्वारा ढाले गए सांचे में डालकर और उसे कठोर होने देकर दिव्य हथियार का भ्रूण रूप बनता था। अब इन सभी विशेष भ्रूणों को प्रगलन भट्टी के पास वाली जगह पर ले आओ। मैं दिव्य हथियारों का निर्माण शुरू करना चाहता हूँ। फ्रांसिस की आवाज सुनाई दी और ध्रुव ने चुपचाप अपना सिर हिलाकर सभी विशेष भ्रूणों को गलाने वाली भट्टी के पास वाली जगह पर पहुंचा दिया। फ्रांसिस रिकॉर्ड पेपर पर विचार कर रहा था, मानो यह तय कर रहा हो कि किसके लिए दिव्य अस्त्र गढ़ना है। एक तलवार, एक ढाल, एक लंबा भाला और 2 कृपाण धातु के तरल को उन हथियारों के सांचों में डालें जिनका मैंने अभी उल्लेख किया था। क्या सारा तरल पदार्थ सांचे में पूरी तरह भर गया है? ध्रुव की भौहें उलझन में सिकुड़ गईं। हालांकि उसने पहले कभी कोई हथियार नहीं बनाया था, फिर भी वह हथियारों के निर्माण के पीछे के तर्क को समझता था। अलग अलग हथियारों के लिए अलग अलग अनुपात में सामग्री की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए तलवार तेज होनी चाहिए जबकि ढाल मोटी और भारी होनी चाहिए। ग्रैंड मास्टर फ्रांसिस ने जैसा बताया था, यह इतना आसान कैसे हो सकता है? क्या आप जानते हैं, प्रगलन भट्टी में धात्विक द्रव को स्वर्ण अनुपात के अनुसार मिलाया गया था, इसलिए यह किसी भी आकार के दिव्य अस्त्र बनाने के लिए पर्याप्त है। एक बार दिव्य अस्त्र का आकार बन जाने के बाद अलग अलग प्रभावों को पाने के लिए केवल अलग अलग दिव्य छापों को अंकित करना होता है। दिव्य अस्त्र बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण बात दिव्य छापों का अंकन है। क्या अब आप समझ गए? मास्टर फ्रांसिस ने अनायास ही ठंडे स्वर में समझाया, मानो वे ध्रुव की आंखों में सवाल देखकर नाराज हो गए हों। समझ गया, ध्रुव ने शांति से उत्तर दिया, फिर भी मन ही मन एक ठंडी मुस्कान के साथ। ये फ्रांसिस एक हथियार बनाने के लिए मेहनत करने में बहुत आलसी था। सभी दिव्य हथियार एक ही सामग्री के अनुपात से गढ़े जाते थे। उन पर दिव्य छाप अंकित करने और उन्हें दिव्य हथियार के रूप में फिर से बेचने से पहले और बदले में मुआवजा दिया जा सकता था। कोई आश्चर्य नहीं कि सभी हथियार बनाने वाले बहुत अमीर थे। शस्त्र निर्माताओं को साधना के अलावा दिव्य शस्त्रों के निर्माण के लिए जरूरी दिव्य छापों के बारे में जानकारी पाने के लिए भी अपना समय देना होता है। ज्यादातर शस्त्र निर्माता फ्रांसिस की तरह थे और पैसे के बदले में बनाने के अनुरोध स्वीकार करते थे। स्वाभाविक रूप से वे बनाए गए हर दिव्य शस्त्र के निर्माण में अपना पूरा प्रयास नहीं लगाते थे। ज्यादातर लोग फ्रांसिस के तरीके पर चलते थे। सुनहरे अनुपात के हिसाब से मिलाए गए धातु के तरल का उपयोग करना, उन्हें सांचे में डालना और फिर उन पर दिव्य छाप अंकित करना। फ्रांसिस के कहने पर ध्रुव ने सांचे में धातु का तरल डाला, फिर उन्हें अलग रख दिया और तरल को ठंडा होने दिया ताकि वे हथियारों के रूप में जम सकें। इसी समय फ्रांसिस ने ध्रुव को एक छोटी सी भट्टी दी और निर्देश दिया, सामग्री कक्ष में जाओ और 0.5 किलो कांसा
0.25 किलो चांदी की रेत, 0.5 किलो रक्तमणि, साथ ही कुछ किलो स्टार स्टील और एल्यूमिनियम ले आओ। ये सामग्रियां तलवार बनाने के लिए हैं, और कोई भी तलवार नहीं, बल्कि एक बहुत हल्की और फुर्तीली तलवार। ध्रुव को गढ़ने की स्मृति का टुकड़ा मिलने के बाद निश्चित रूप से विभिन्न तरह की सामग्रियों के बारे में जानकारी मिली थी। नतीजतन वह हर सामग्री के मकसद को कुछ हद तक समझ गया था। मुख्य सामग्री के रूप में कांसा, हथियार को चमक देने के लिए चांदी की रेत, और बाकी सामग्रियां तलवार की धार को तेज करने, साथ ही तलवार का वजन हल्का करने और उसके मुख्य भाग को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती थीं। खासकर रक्तमणि और स्टार स्टील, ये सभी महंगी और कीमती धातुएं मानी जाती थीं। ग्रैंड मास्टर फ्रांसिस, क्या यह वही तलवार है जिसे आप सिपाली के लिए बनाना चाहते हैं? ध्रुव ने पूछा। फ्रांसिस ने ध्रुव पर तिरछी नजर डाली और फिर ठंडे स्वर में कहा, बुरा नहीं, तुम्हें थोड़ा बहुत ज्ञान है, क्योंकि तुम जानते हो कि ये सामग्रियां एक तेज तलवार बनाने के लिए हैं। उसके पिता और मेरे बीच गहरी दोस्ती है और वह खुद एक साधना प्रतिभावान है, इसलिए हथियार उसके लिए बनाया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से मैं इसमें और मेहनत करूंगा। तुमने उसका ध्यान खींचने के लिए जानबूझकर उसे नाराज किया होगा, है ना? लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम सपने देखना बंद करो और ये विचार छोड़ दो। अगर तुम 3 साल के लिए मेरे प्रशिक्षु बनने को तैयार हो, तो मैं तुम्हें कुछ सरल बुनियादी स्तर के दिव्य चिन्ह दूंगा ताकि तुम उनसे कुछ सीख सको। 3 साल की शिक्षुता, फिर भी सिर्फ बुनियादी स्तर की दिव्य छापों का ज्ञान? ध्रुव ने धीरे से कहा। वह जानता था कि शस्त्र निर्माता दिव्य छापों पर बहुत जोर देते हैं। क्या तुम्हें 3 साल की अवधि बहुत ज्यादा लग रही है? क्या तुम्हें पता है कि स्टार रिवर एसोसिएशन से ये दिव्य निशानियां पाने के लिए मैंने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है? फ्रांसिस ने ठंडे स्वर में कहा। जाओ, वो सामग्री इकट्ठा करो जो मैंने बताई है। ध्रुव ने सहमति में हल्के से सिर हिलाया और जरूरी सामग्री लेने के लिए मटेरियल हॉल में गया। लौटने पर उसने भट्टी फ्रांसिस को वापस दे दी। इसके बाद फ्रांसिस ने सामग्री को विशाल पिघलाने वाली भट्टी में डाला और उसे पिघलाकर धातु के तरल में बदल दिया। हथियारों के शोधन और निर्माण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पृथ्वी की आग स्वाभाविक रूप से स्टार रिवर एसोसिएशन द्वारा दी जाती थी। अगर उनकी मदद न होती तो कई शस्त्र निर्माता गढ़ने वाली सामग्रियों को पिघलाने में असमर्थ होते। शस्त्र निर्माता बनना वाकई कठिन था। ध्रुव ने मन ही मन हल्की सी आह भरी। गढ़ने वाली सामग्रियों जैसे स्टार स्टील की कठोरता इतनी ज्यादा थी कि साधारण आग उन्हें पिघला नहीं पाती। खासकर अगर कोई ऊंचे स्तर का दिव्य अस्त्र चाहता है। दिव्य अस्त्र जितना ऊंचे स्तर का होगा, उतनी ही ज्यादा कठिन सामग्री को पिघलाना होगा। और यह बताने की जरूरत ही नहीं है कि एक शस्त्र शिल्पी के लिए दिव्य शस्त्र बनाने का सबसे कठिन और महत्वपूर्ण चरण जरूरी दिव्य छाप अंकित करने का ज्ञान और क्षमता थी। धातु के तरल को अलग अलग सांचे में डालने के बाद फ्रांसिस ने सांचे की सतह पर दरारें पड़ने तक इंतजार किया और फिर ध्रुव को तलवार के सांचे को पत्थर की घड़ी की सतह पर रखने का निर्देश दिया। उंगली उठाकर फ्रांसिस ने सांचे पर हल्के से थपथपाया, जिससे वह टूट गया और एक लाल तलवार प्रकट हुई जो पृथ्वी की आग की गर्मी से चमक रही थी। तलवार के पूरी तरह ठंडा होने से पहले इस समय उस पर दिव्य छाप अंकित करने का सबसे अच्छा समय है, फ्रांसिस ने ध्यान लगाते हुए धीरे से समझाया। अचानक जैसे ही उसने अपनी तर्जनी उंगली उठाई, सूक्ष्म दबाव में हल्का उतार चढ़ाव हुआ। उसकी तर्जनी उंगली चमकने लगी और सूक्ष्म ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए एक सूक्ष्म नक्काशी चाकू के आकार में बदल गई। यह एक सूक्ष्म आत्मा है। फ्रांसिस की सूक्ष्म आत्मा का रूप वास्तव में एक नक्काशीदार चाकू था और इसे जाली प्रकार की सूक्ष्म आत्मा नहीं माना जा सकता। हालांकि जब इसका उपयोग दिव्य छापों को उकेरने के लिए किया जाता है, तब भी यह काफी है और काम के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है, ध्रुव ने मन ही मन कहा। फिर फ्रांसिस ने सूक्ष्म नक्काशीदार चाकू को तलवार की सतह पर दिव्य छाप उकेरने का निर्देश दिया और ध्रुव से अपनी हरकतों को छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। आखिरकार सबसे सरल दिव्य छापें भी अविश्वसनीय रूप से जटिल थीं। नक्काशी के दौरान हर रूणिक रेखा का चित्रण, खासकर जब रूणिक रेखाएं एक दूसरे को काटती थीं, मानव शरीर में रहस्यमय ऊर्जा चैनलों जितना ही जटिल था। इसे केवल नंगी आंखों से देखना मुश्किल था। हालांकि फ्रांसिस को यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी हर गतिविधि पूरी तरह से देखी जा सकेगी और उसके कामों के पीछे का इरादा ध्रुव को साफ तौर पर समझ में आ जाएगा, जो बगल में खड़ा था। यह एक बुनियादी स्तर की तलवार के आकार की दिव्य छाप है। यह तलवार की धार बढ़ा सकती है, साथ ही उपयोगकर्ता की आक्रमण शक्ति को भी बढ़ा सकती है। हालांकि फ्रांसिस द्वारा उकेरी गई दिव्य छाप बेहद भद्दी लगती है, लगभग किसी बच्चे के चित्र जैसी। ध्रुव का दिल दर्पण की तरह शुद्ध था, विकर्षणों से मुक्त, और स्वाभाविक रूप से वह कुछ भी प्रकट नहीं करेगा। इस फ्रांसिस के पास कोई जाली प्रकार की सूक्ष्म आत्मा नहीं थी और उसे दिव्य छाप हाथ से उकेरनी पड़ी।
एक शस्त्र शिल्पी के लिए उसकी प्रतिभा भी साधारण थी, इसलिए दिव्य छाप की भद्दी नक्काशी के लिए पूरी तरह से उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। दरअसल फ्रांसिस खुद जानता था कि उसकी नक्काशीदार चाकू एस्ट्रल सोल साधना पथ पर कोई लाभ नहीं पहुंचा सकती, इसलिए उसने पूरी तरह से शस्त्र शिल्पी बनने का रास्ता अपनाने का फैसला किया। शस्त्र शिल्प के रास्ते में उसे अभी भी कुछ छोटी मोटी उपलब्धियां हासिल करने वाला माना जा सकता था, फिर भी उसने कभी नहीं सोचा होगा कि एक साधारण नौसिखिए ध्रुव द्वारा उसे तुच्छ समझा जाएगा। अगर तुम मुझसे ये दिव्य निशानियां सीख सको तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इस जीवन में तुम्हें आराम से रहने की कोई चिंता नहीं होगी। फ्रांसिस को अंदाजा नहीं था कि ध्रुव क्या सोच रहा था। वह गर्व से बोला। उसके स्वर में हल्की सी तिरस्कार भरी हंसी थी। उसने ध्रुव पर एक तिरछी नजर डाली, साथ ही साथ सभी दिव्य हथियारों पर दिव्य निशानियां अंकित कीं और हथियार के ढांचे को और मजबूत करने, किनारों को तेज करने और उन्हें म्यान आदि जैसे जरूरी सामान से मिलाने से पहले उनके ठंडा होने का इंतजार किया। जहां तक भ्रूण प्रत्यारोपण के दौरान अंकित दिव्य छापों का सवाल है, उनका कोई बाहरी संकेत नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो दिव्य छापें गायब हो गई हों, मानो वे पूरी तरह से हथियार के साथ मिल गई हों और दिव्य हथियार की ऊर्जा नाड़ियां बन गई हों। इसे खुद आजमाए। फ्रांसिस ने हाल ही में बनाया गया एक दिव्य हथियार ध्रुव को दे दिया। ध्रुव ने तलवार पकड़ी और उसकी सूक्ष्म ऊर्जा उमड़कर हथियार में घुस गई। उसी पल ध्रुव को एक तरह का सहज संबंध महसूस हुआ, जैसे मांस और रक्त के बीच होता है, जो उसे हथियार से जोड़ रहा था। इस एहसास को शब्दों में बताना बहुत मुश्किल था। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी अपनी रक्त वाहिकाएं, मेरिडियन और ऊर्जा नाड़ियां तलवार से जुड़ गई हों और उसके भीतर की सूक्ष्म ऊर्जा दिव्य हथियार में बहने लगी हो। कितना रहस्यमय। ध्रुव ने कुछ ही दिन पहले साधना के रास्ते पर कदम रखा था और इसलिए उसका पहले कभी दिव्य अस्त्रों से संपर्क नहीं हुआ था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि दिव्य छापों का वास्तव में इतना जादुई प्रभाव होगा। आज आपने गढ़ने की प्रक्रिया देखी ही है। अगर आप भविष्य में भी लंबे समय तक प्रशिक्षु बने रहना चाहते हैं तो मैं अपना ध्यान दिव्य छापों को तराशने पर लगाऊंगा, जबकि बाकी गढ़ने की प्रक्रियाएं आप खुद करेंगे। कैसा रहेगा? फ्रांसिस ने ध्रुव की ओर देखते हुए पूछा। ग्रैंड मास्टर फ्रांसिस, मैं यहाँ अक्सर नहीं आऊंगा, लेकिन अगर मेरे पास समय रहा तो मैं आपकी पहले बताई गई बातों में आपकी मदद करूंगा। मुझे किसी भी तरह के पारिश्रमिक की जरूरत नहीं है, ध्रुव ने उत्तर दिया। दरअसल स्मृति के उस अंश में दिव्य अस्त्रों के निर्माण की विधियां पहले से ही मौजूद थीं, बस उसे खुद इसका अनुभव करना था ताकि वह और ज्यादा समझ सके। जब किसी दिव्य अस्त्र के निर्माण की बात आती थी तो दिव्य छाप का अंकन अब भी सबसे महत्वपूर्ण चरण था। जहां तक निर्माण प्रक्रिया के बाकी पहलुओं का सवाल था, उसे केवल यह समझना था कि अलग अलग तरह के अस्त्रों के निर्माण के लिए किन सामग्रियों के संयोजन का उपयोग किया जाना चाहिए, जिसमें ब्लेडों को तेज करने की तकनीकें आदि शामिल थीं। जहां तक शोधन के लिए इस्तेमाल की गई ज्वालाओं का सवाल था, जब तक कोई स्टार रिवर एसोसिएशन का सदस्य था उसे इन सब बातों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। और चूंकि स्टार रिवर एसोसिएशन में सभी सामग्रियां पहले से तैयार थीं, इसलिए फ्रांसिस आसानी से निम्न श्रेणी के प्रथम स्तरीय दिव्य हथियारों का एक बैच बना सकता था। लेकिन भले ही वह निम्न श्रेणी का प्रथम स्तरीय दिव्य हथियार ही क्यों न हो, शरीर शोधन क्षेत्र के ज्यादातर लोगों के लिए उसे अभी भी अनमोल खजाना माना जाता था। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, फ्रांसिस ने ठंडे स्वर में कहा। मैं जाकर आराम करूंगा, बाकी बचे हुए कचरे को निपटाने में मेरी मदद करो। फ्रांसिस के जाते हुए पीछे मुड़कर देखकर ध्रुव को एहसास हुआ कि यह व्यक्ति वाकई बहुत चालाक है। जाहिर है उसे कुछ कमजोर दिव्य हथियार बनाने के लिए बस एक दिन की जरूरत थी, लेकिन उसने अपने ग्राहकों से 3 दिन बाद वापस आने को कहा। इसका मतलब था कि दिव्य हथियार बनाने के लिए उसे काफी समय चाहिए होगा। लेकिन स्वाभाविक रूप से अगर फ्रांसिस सचमुच अपना सारा समय और ऊर्जा एक दिव्य अस्त्र गढ़ने में लगाते तो उन्हें सचमुच 3 दिन लगते, क्योंकि दिव्य छाप को अंकित करना वाकई एक कठिन काम था। रूणिक रेखाएं उकेरते समय कोई गलती नहीं हो सकती थी, बस एक गलती से पूरी लेखन प्रक्रिया विफल हो जाती। फ्रांसिस के जाने के बाद ध्रुव ने एक और तलवार के आकार का सांचा खींचा और उसने सुनहरे अनुपात के साथ मिश्रित धातु के तरल को उसमें डाल दिया और खुद इसका परीक्षण करने के लिए तैयार हो गया। मुझे मिली स्मृति के अंश के अनुसार दिव्य शिलालेख और दिव्य अस्त्र दोनों को 10 स्तरों में बांटा जा सकता है। प्रथम स्तर के दिव्य अस्त्रों को प्रथम स्तर के दिव्य शिलालेख से पूरा करने की जरूरत होगी और दूसरे स्तर के दिव्य अस्त्रों को कम से कम इसके पूरक के लिए दूसरे स्तर के दिव्य शिलालेख की जरूरत होगी। जहां तक दूसरे स्तर और उससे ऊंचे दिव्य शिलालेखों का सवाल है, वे सभी मूल स्तरीय दिव्य छापों के संयोजन से हुए विकास का परिणाम है। दिव्य छाप जितनी ऊंचे स्तर की होती है, उसके बारे में जानकारी पाना उतना ही कठिन होता है।
जहां तक मेरी यादों में संग्रहित तीसरे स्तर के दिव्य छापों की बात है, मैं अभी तक उनकी मूल रूपरेखा भी नहीं देख पा रहा हूँ। ध्रुव ने मन ही मन सोचा। सांचे की सतह पर दरारें दिखाई देने के बाद उसने सांचे को पत्थर की गड़ी की सतह पर रखा और जैसे ही उसने अपनी हथेली से दबाव डाला, सांचा टूटकर दरारें चौड़ी हो गईं और एक लाल रंग की ज्वलंत तलवार प्रकट हुई। ध्रुव के शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा उन्मत्त रूप से आपस में गूंथने लगी, एक केंद्र बिंदु पर इकट्ठा होकर एक तलवार के आकार की दिव्य छाप के चित्र के आकार में बदल गई। इस प्रथम स्तर की दिव्य छाप का नाम उड़ती तलवार था। उसकी हथेली में एक स्वर्गीय हथौड़े का आकार साकार हो गया, क्योंकि उसके शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा से बनी दिव्य छाप स्वर्गीय हथौड़े के निचले हिस्से पर स्थानांतरित होने लगी और अंततः वहां अंकित हो गई। ध्रुव ने अपना हाथ उठाया और हथौड़े को तलवार पर ठीक से घुमाया और दिव्य छाप तलवार के साथ मिलनी शुरू हो गई और दिव्य हथियार के ऊर्जा चैनल बन गए। ध्रुव ने गहरी सांस ली, क्योंकि वह अपने प्रयोग के नतीजे के बारे में सोच रहा था। स्वर्गीय हथौड़ा उतारकर हथियार को और चमकाने और घिसने के लिए दिए गए विभिन्न औजारों का इस्तेमाल शुरू किया। आखिरी चरण से ठीक पहले, तलवार की धार तेज करने से पहले, फ्रांसिस वापस लौट आया। ध्रुव की हरकतों को देखकर उसके चेहरे पर सुस्ती छा गई। फिर उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तुम क्या कर रहे हो? ग्रैंड मास्टर फ्रांसिस, मैं पॉलिशिंग और पीसने की प्रक्रिया आजमा रहा हूँ, ध्रुव ने साफ तौर पर उत्तर दिया। तुम इस जगह को क्या समझते हो? क्या तुम्हें पता है कि तुमने जो सांचा और धातु का तरल बर्बाद किया, क्या वह मेरे लिए एक दिव्य हथियार बनाने के लिए काफी था? क्या तुम उसकी भरपाई कर सकते हो? फ्रांसिस जोर से गरजा, क्रोध से उसके चेहरे पर छा गया। धीरे धीरे ध्रुव की ओर बढ़ा और फिर जोर से उसकी बाहों को एक तरफ धकेल दिया, जिससे ध्रुव के हाथों में जो बिना धार वाला ब्लेड था वह जमीन पर गिर गया। आज ग्रैंड मास्टर मुरिन निरीक्षण के लिए यहाँ आएंगे। खुद को खुशकिस्मत समझो, मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। तुरंत भाग जाओ। ध्रुव के चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया। ये फ्रांसिस हालांकि एक साधारण हथियार बनाने वाला, लेकिन सचमुच बहुत घमंडी था। ध्रुव ने ठंडी सांस ली और धीरे से चला गया। उस बेकार आदमी के बारे में सोचो, मुझे उस पर सचमुच दया आ गई थी और मैं उसे अपना शिष्य बनाना चाहता था, फ्रांसिस ने गुस्से में कहा। ध्रुव उस समय कमरे से बाहर निकल चुका था। तभी उसने देखा कि स्टार रिवर एसोसिएशन का चोगा पहने कुछ आकृतियां उसके पास से गुजर रही थीं। बीच में बैठा आदमी असाधारण स्वभाव का था और उसके साथ एक खूबसूरत किशोरी और एक बुजुर्ग भी था। हालांकि मुरिन स्काई हार्मनी सिटी की स्टार रिवर शाखा के हथियार बनाने वाले विभाग का डिवीजन लीडर था, फिर भी हाल ही में उसका तबादला शाही राजधानी में हुआ था। आज उसकी वापसी का कारण यह निरीक्षण करना था कि क्या यहाँ के हथियार बनाने वालों के स्तर में सुधार हुआ है। ध्रुव और वह आदमी कुछ देर के लिए एक दूसरे के पास से गुजरे। उस किशोरी ने हल्के से ध्रुव पर नजर डाली और सिर्फ उस नजर से ही ध्रुव को एक हथियार बनाने वाले के अहंकार का एहसास हुआ। फ्रांसिस, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? उसी क्षण मुरिन और उसकी टोली फोर्जिंग हॉल में चली गई। ग्रैंड मास्टर मुरिन, डिवीजन लीडर, फ्रांसिस ने झुककर कहा। उसके चेहरे पर छाई क्रोध की धुंध गायब हो गई और उसकी जगह एक गर्मजोशी भरी मुस्कान आ गई। ठीक है। मुरिन ने अपना सिर झुकाया और फोर्जिंग हॉल के अंदर चले गए। जैसे ही उन्होंने कहा, मुझे आपकी प्रगति के स्तर की जांच करने दें। यह कहते ही संयोग से पत्थर की भट्टी के पास जमीन पर गिरी तलवार को उसने उठाया। किसी की असफल कृतियों को देखकर उसकी असली क्षमताओं का अंदाजा ज्यादा सटीक हो सकता है। जैसे ही फ्रांसिस ने बीच में बोलना चाहा, अचानक मुरिन के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई और उसने फ्रांसिस की ओर अपना शरीर घुमाया और आश्चर्य से कहा, फ्रांसिस, आपकी फोर्जिंग तकनीक के मानकों में इतना बड़ा सुधार कैसे हुआ? जैसे ही मुरिन ने तलवार फ्रांसिस को थमा दी, वह हैरान रह गया। उसकी इच्छा शक्ति के एक छोटे से प्रयास से सूक्ष्म ऊर्जा और युवान ऊर्जा तलवार में बह गई और उसके चेहरे पर आकर्षण का भाव बढ़ता गया। यह कैसे संभव है? फ्रांसिस को यह अविश्वसनीय लगा। इस तलवार को बनाने के लिए आपको पहले से मिली धातु का तरल उपयोग करना चाहिए था, लेकिन दिव्य छाप का अंकन इतना उत्कृष्ट था कि वह लगभग पूर्ण था, यहाँ तक कि मुझे भी शर्म आ रही थी। हालांकि यह केवल प्रथम स्तर की दिव्य छाप है, लेकिन मुझे डर है कि इतने शिखर तक पहुंचने में सक्षम होने के लिए दूसरे स्तर के शस्त्र शिल्पकार भी इसे नहीं कर पाएंगे। मुरिन ने फ्रांसिस से बात करते हुए कहा, इस साल के अंत में मैं अपने साथ शाही राजधानी में एक योग्य सहायक लाने का इरादा रखता हूँ। लगता है मुझे पहले से ही पता है कि किसे चुनना है। फ्रांसिस, ये तलवार जरूर तुमने ही गढ़ी होगी, है ना?
फ्रांसिस थोड़ा हिचकिचाया, दांत पीसते हुए। वह इस मौके को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। बिल्कुल ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन और देता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पूरी ताकत लगाकर एक दिव्य अस्त्र बनाओ जिससे मैं तुम्हारे कौशल के चरम स्तर को सही मायने में देख सकूं। मुरेन हंसा और मुड़कर हॉल से बाहर चला गया। फ्रांसिस का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अभी अभी तो उसने बिना सोचे समझे तारीफ ले ली थी, लेकिन अब वह ईश्वरीय छाप का आदर्श रूप कैसे बना पाएगा? सचमुच लालच ने लोगों को नुकसान पहुंचाया है। वो पहले वाला बदमाश, ठीक है, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। फ्रांसिस का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर वह ध्रुव को नहीं ढूंढ पाया तो उसका अंत हो जाएगा। मन ही मन उदास होकर ध्रुव ने स्टार रिवर एसोसिएशन छोड़ दिया। शुरू में वह यह देखना चाहता था कि उसने जो दिव्य छाप अंकित की है, क्या वह दिव्य अस्त्र बनाने में सक्षम है। लेकिन किसने सोचा था कि ऐसा करने से पहले ही उसे बेवजह बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन कम से कम वह अस्त्र निर्माण की प्रक्रिया को समझने में कामयाब रहा, जिससे उसे अस्त्र शिल्प के क्षेत्र में कुछ समझ मिली। अगर भविष्य में उसके पास जरूरी सामग्री हो और वह सही परिस्थितियों में हो तो वह खुद ही अस्त्र बना सकेगा। जब वह आखिरकार चंद्र निवास के पास वाले इलाके में वापस पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। ध्रुव ने मुख्य द्वार से अंदर जाने का फैसला किया, क्योंकि वह देखना चाहता था कि चंद्र निवास के बाहर की मौजूदा स्थिति क्या है। ध्रुव ने चंद्र निवास के प्रवेश द्वार से पहले ही दूरी पर अपने कदम रोक दिए और देखा कि बख्तरबंद सैनिकों का एक समूह चंद्र निवास को घेरे हुए है। क्या वाकई उनकी हिम्मत हमारे चंद्र कबीले के खिलाफ कार्रवाई करने की है? ध्रुव के चेहरे पर कुछ अजीब सा भाव था। जिस घोड़े पर वह सवार था उसकी लगाम पकड़े हुए वह घोड़े को उकसाता हुआ उस इलाके की ओर सरपट दौड़ा जिसकी रक्षा चंद्र निवास के सैनिक कर रहे थे। चंद्र कबीले के सैनिकों ने जब देखा कि यह ध्रुव है तो उन्होंने उसकी गतिविधियों को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, जिससे वह महेश और बाकी लोगों के साथ फिर से मिल गया। ध्रुव, पहले अंदर आओ। महेश ने देखा कि यह ध्रुव था। उसने पुकारा। क्या उन्हें लगता है कि वे वहां हमेशा के लिए छिप सकते हैं? चंद्र कबीले के वंशज, जिनमें ध्रुव भी शामिल है, पहले ही दल के लिए चुने जा चुके हैं। इसके अलावा मार्शल उत्तम जल्द ही आएंगे। सिल्वर, फेदरलीजन का नेता, आइस हॉक ठंडी हंसी हंसा। वह जिसका इंतजार कर रहा था वह जल्द ही आ जाएगा, इसलिए उसे जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं थी। ध्रुव अपने चेहरे पर सवाल लिए माही के सामने चला गया। क्या तुम्हें अब भी याद है कि अकादमी की परीक्षा समाप्त होने के बाद दिगंबर कबीले के वृद्ध गुरु ने क्या कहा था? तुम, मैं, रुकाल, मेघान कि वे हमें जबरदस्ती ले जाएंगे। माही के हाव भाव बेहद खराब थे। ध्रुव को तुरंत दिगंबर कबीले के वृद्ध गुरु द्वारा पहले कहे गए शब्द याद आ गए। माना जाता है कि वर्तमान सम्राट ने उन पर बड़ी कृपा की है और पर्याप्त प्रतिभा वाले चंद्र कबीले के युवा अपनी साधना के लिए ईश्वरीय सेनापति के सैन्य महल में जा सकते हैं, जबकि वास्तव में उन्हें जबरदस्ती सैन्य महल में लाया जाएगा ताकि वे सख्त नियंत्रण में रहें। ऐसा लग रहा था कि अब वे अपने लक्ष्य को पाने के लिए बल का प्रयोग करने जा रहे हैं। मार्शल उत्तम, जिसे असुर उत्तम के नाम से भी जाना जाता है, उसके तरीके निर्दयी हैं और उसके पास सचमुच अत्याचारी शक्ति है। माही ने आगे कहा। ईश्वरीय सेनापति सैन्य महल का असुर उत्तम शाही राजधानी में बहुत मशहूर था। दिगंबर कबीला हमारे चंद्र कबीले के इरादों को साफ तौर पर समझता है और जानता था कि हम शाही हुक्म का पालन किसी भी तरह से नहीं कर पाएंगे। अब जब असुर उत्तम आ रहा है तो मुझे डर है कि मामला हम चारों को ले जाने जितना आसान नहीं होगा। ध्रुव ने धीरे से कहा, जिससे भीड़ निराश होकर आहें भरने लगी। दिगंबर कबीले और सिल्वर फेदर लीजन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की थी, क्योंकि वे नतीजों से डरे हुए थे और चंद्र कबीले वज्र राजा की छिपी हुई सैन्य शक्ति से कुछ हद तक भयभीत थे। दूर क्षितिज पर डूबते सूरज की रोशनी में धुंधली आकृतियों की एक रेखा उभर रही थी, जो धीरे धीरे भीड़ की नजरों में आ रही थी। सबसे आगे 2 आदमी थे। एक अधेड़ उम्र का, बेहद सांवला, और उसकी निगाहें एक भयानक और निर्दयी भाव से भरी थीं, जबकि उसके बगल में लगभग 16 से 17 साल का एक युवक था। उस युवक की आंखें तेज और जानवरों जैसी थीं और उनसे खतरे का आभास निकल रहा था। असुर उत्तम और उसका शिष्य दिगंबर कबीले से मुराद। माही ने दूर से दोनों को घूरते हुए कहा,
मुराद ने राक्षसी भेड़िया तारामंडल से एक सूक्ष्म आत्मा को संघनित करने के बाद अपना नाम बदल लिया है और वह यूलियम का छोटा चचेरा भाई है। वह ईश्वरीय सेनापति के महल में साधना कर रहा है। हालांकि वह युवा है, उसकी विधियां निर्दयी हैं और उसकी साधना का स्तर शारीरिक शोधन क्षेत्र के शिखर पर है, लेकिन सिर्फ इसी वजह से उसे कम मत आंकिए। मैंने सुना है कि अपनी बहुत ज्यादा विस्फोटक शक्ति के कारण उसने एक बार एक साधक को मार डाला था जिसने अभी अभी धमनी परिसंचरण क्षेत्र में कदम रखा था। महेश, असुर उत्तम की ठंडी आवाज गूंजी और उसकी नजर चंद्र कबीले के सदस्यों पर टिक गई। महामहिम ने चंद्र कबीले के प्रति, माही, ध्रुव, रुकाल और मेघान के प्रति बड़ी कृपा की है। उन्हें मेरे साथ ईश्वरीय सेनापति के महल में अपनी साधना का अभ्यास करने की अनुमति दी जाएगी। महेश ने महामहिम की कृपा के लिए उनका धन्यवाद किया। हालांकि चंद्रवंश ने हमारी युवा पीढ़ी के साधना अभ्यास की व्यवस्था पहले ही कर ली थी। मार्शल उत्तम को इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, महेश ने शांति से उत्तर दिया। असुर उत्तम के होंठ एक अप्रिय मुस्कान में हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। तभी उसके बगल में बैठा युवक अपने घोड़े पर आगे बढ़ा, अपनी उंगली उठाई और महेश की ओर इशारा करते हुए बोला, बूढ़े, हमने तुम्हें सम्मान दिया, फिर भी तुम उसे स्वीकार नहीं करते। मेरे आदरणीय गुरु ने तुम्हारे साथ बहुत विनम्रता से व्यवहार किया, लेकिन बेहतर होगा कि तुम इसे अपनी नजर पर हावी न होने दो। तुम्हारे चंद्रवंश और युवा पीढ़ी के उस घटिया समूह को ईश्वरीय सेनापति के महल में प्रवेश का मौका मिला है। तुम्हें घुटनों के बल झुककर हमारा धन्यवाद करना चाहिए। दुस्साहस। चंद्र कबीले के सदस्यों के चेहरों पर क्रोध के भाव उभर आए। युवा पीढ़ी के इस युवक ने सचमुच महेश की ओर उंगली उठाई और ऐसे शब्द कहने की हिम्मत भी की। दिगंबर कबीले की युवा पीढ़ी को कोई शिष्टाचार नहीं सिखाया गया? महेश ने मुराद पर एक नजर डाली। शिष्टाचार? मुराद ने चंद्र कबीले के सदस्यों की ओर देखा। उसकी निगाहें किसी जंगली जानवर की तरह तिरस्कार और रक्त पिपासा से भरी थीं। जैसे उसने महेश के पीछे चंद्र कबीले के सदस्यों की ओर इशारा किया और दहाड़ा, चंद्र कबीले द्वारा पाले गए इन कूड़े के ढेर, क्या तुम मानते हो कि मैं तुम्हें एक हाथ से नहीं कुचल सकता? कितना अहंकारी आदमी है। मैं सचमुच देखना चाहता हूं कि तुम मुझे कैसे कुचल कर मार डालोगे। चंद्र कबीले के युवा पीढ़ी के एक सदस्य को मुराद का अपमान अब और बर्दाश्त नहीं हुआ और वह क्रोध से चिल्लाते हुए मुराद की ओर दौड़ा। दत्तखीर, वापस आओ, महेश चिल्लाया और मुराद के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। उसका शरीर झुक गया और अपने शिकार पर झपटने वाले किसी जंगली जानवर का रूप लेने लगा, जबकि उसके शरीर कबीले के प्रति, माही, ध्रुव, रुकाल और मेघान के प्रति बड़ी कृपा की है। उन्हें मेरे साथ ईश्वरीय सेनापति के महल में अपनी साधना का अभ्यास करने की अनुमति दी जाएगी। महेश ने महामहिम की कृपा के लिए उनका धन्यवाद किया। हालांकि चंद्रवंश ने हमारी युवा पीढ़ी के साधना अभ्यास की व्यवस्था पहले ही कर ली थी। मार्शल उत्तम को इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, महेश ने शांति से उत्तर दिया। असुर उत्तम के होंठ एक अप्रिय मुस्कान में हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। तभी उसके बगल में बैठा युवक अपने घोड़े पर आगे बढ़ा, अपनी उंगली उठाई और महेश की ओर इशारा करते हुए बोला, बूढ़े, हमने तुम्हें सम्मान दिया, फिर भी तुम उसे स्वीकार नहीं करते। मेरे आदरणीय गुरु ने तुम्हारे साथ बहुत विनम्रता से व्यवहार किया, लेकिन बेहतर होगा कि तुम इसे अपनी नजर पर हावी न होने दो। तुम्हारे चंद्रवंश और युवा पीढ़ी के उस घटिया समूह को ईश्वरीय सेनापति के महल में प्रवेश का मौका मिला है। तुम्हें घुटनों के बल झुककर हमारा धन्यवाद करना चाहिए। दुस्साहस। चंद्र कबीले के सदस्यों के चेहरों पर क्रोध के भाव उभर आए। युवा पीढ़ी के इस युवक ने सचमुच महेश की ओर उंगली उठाई और ऐसे शब्द कहने की हिम्मत भी की। दिगंबर कबीले की युवा पीढ़ी को कोई शिष्टाचार नहीं सिखाया गया। महेश ने मुराद पर एक नजर डाली। शिष्टाचार? मुराद ने चंद्र कबीले के सदस्यों की ओर देखा। उसकी निगाहें किसी जंगली जानवर की तरह तिरस्कार और रक्त पिपासा से भरी थीं। जैसे उसने महेश के पीछे चंद्र कबीले के सदस्यों की ओर इशारा किया और दहाड़ा, चंद्र कबीले द्वारा पाले गए इन कूड़े के ढेर, क्या तुम मानते हो कि मैं तुम्हें एक हाथ से नहीं कुचल सकता? कितना अहंकारी आदमी है। मैं सचमुच देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे कैसे कुचल कर मार डालोगे। चंद्र कबीले के युवा पीढ़ी के एक सदस्य को मुराद का अपमान अब और बर्दाश्त नहीं हुआ और वह क्रोध से चिल्लाते हुए मुराद की ओर दौड़ा। दत्तखीर, वापस आओ, महेश चिल्लाया और मुराद के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। उसका शरीर झुक गया और अपने शिकार पर झपटने वाले किसी जंगली जानवर का रूप लेने लगा, जबकि उसके शरीर से निकलने वाली ठंडी आभा अपनी चरम सीमा तक पहुंचने लगी। यहाँ तक कि उसका युद्ध घोड़ा लगातार कांप रहा था।
मुंह से झाग निकलते हुए जमीन पर गिर पड़ा। भनभनाहट। मुराद का शरीर धुंधलेपन में बदल गया और नजरों से ओझल हो गया। कितनी तेज गति है! आ! पीड़ा और छोटों की बदबू से भरी एक आवाज गूंजी। उसके बाद हड्डियों के टूटने की आवाज आई, जैसे दत्तखीर का शरीर ऊपर से उड़कर जमीन पर भारी होकर गिरा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर की सारी हड्डियां किसी जबरदस्त ताकत से टूटकर बिखर गई हों। कांचा! मुराद ने जमीन पर जोर से पैर पटके, जिससे बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं। इससे साफ जाहिर था कि उसमें वाकई जबरदस्त ताकत थी। जैसे ही उसकी दरिंदगी भरी निगाहों ने दत्तखीर के शरीर पर ठंडी नजर डाली, मुराद एक बार फिर फूट पड़ा। उसके हाथ तीखे पंजों के आकार में जमीन पर पड़े दत्तखीर के सिर पर सीधे निशाना साध रहे थे। अगर उसका यह जबरदस्त वार पड़ता तो दत्तखीर का सिर फट ही जाता। चंद्र कबीले के सदस्यों के हाव भाव में भारी बदलाव आया और वहां मौजूद कई लोगों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। दत्तखीर चंद्र कबीले के उन युवा प्रतिभाओं में से एक थे जिनकी शक्ति बहुत प्रबल मानी जा सकती थी, क्योंकि उनकी साधना शरीर शोधन क्षेत्र के 9वें स्तर पर थी। फिर भी वे मुराद के एक भी वार का सामना नहीं कर सके। इससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि मुराद ने वास्तव में हत्या करने का इरादा किया था। बेशर्म! अचानक महेश की हथेलियों ने मुराद के पंजे वाले हाथ को थाम लिया और उसके तुरंत बाद उसने दत्तखीर का सिर फोड़ दिया। पहाड़ की तरह स्थिर मुराद 1 इंच भी नहीं हिल सका, जबकि जमीन पर लेटे दत्तखीर के माथे पर ठंडा पसीना आ गया था। वह सीधे मुराद की आंखों में देख रहा था और अविश्वसनीय रूप से भयभीत था। मुराद ने अपना सिर झुकाया और सीधे महेश की ओर देखा, जो उसके सामने खड़ा था। उसकी वहशी आंखों में तिरस्कार भरा हुआ था और उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, छोटा बेटा तो संभाल नहीं सकता, तो बुजुर्ग को उसकी जगह लेनी पड़ेगी। यह कहकर मुराद ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और चंद्र कबीले के युवा सदस्यों के पास कुछ कदम आगे बढ़ा। क्या तुम चाहते हो कि मैं इन बेकार लोगों को लड़ना सिखाऊं? अगर एक भी कम पड़े तो तुम सब एक साथ मुझ पर हमला कर सकते हो। हालांकि महेश क्रोधित था, फिर भी वह चुपचाप आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि वह लंबे समय से स्काई हार्मोनी सिटी में रह रहा था, फिर भी उसे शाही राजधानी की गतिविधियों की पूरी जानकारी थी। यूलियम की तो बात ही छोड़िए, वह जानता था कि दिगंबर कबीले के बाकी युवा भी चंद्र कबीले की युवा पीढ़ियों की तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। यह प्रतिभा का मामला नहीं था, बल्कि धन और इसलिए साधना संसाधनों में असमानता के कारण था। घमंडी, बहुत ज्यादा घमंडी। चंद्र कबीले के सदस्यों के चेहरे पर पीलापन आ गया, क्योंकि माही अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। चिल्लाई, मुराद तुम बहुत बेलगाम हो। मुराद की निगाहें माही पर पड़ीं। जैसे ही उसकी निगाहें उसके शरीर पर घूमने लगीं, माही की जुड़वां छोटियों की आकृति पर रुक गईं। उसके चेहरे पर एक कामुक मुस्कान फैल गई, जिससे माही की अभिव्यक्ति खराब हो गई। माही, हालांकि तुम्हारी प्रतिभा साधारण है, फिर भी तुम्हारी सुंदरता सामान्य है। मेरे दिल को झकझोर देने वाली मेरी उपपत्नी बनने के बारे में क्या ख्याल है? मुराद ने माही को अपने होंठ चाटते हुए देखा, जिससे चंद्रवंश के युवक अतुलनीय रूप से क्रोधित हो गए। माही चंद्रवंश का अनमोल मोती थीं, आकाश सद्भाव, नगर की 4 महान सुंदरियों में से एक। उनका रूप और शरीर अद्भुत था, साथ ही उनकी प्रतिभा भी असाधारण थी। सोचिए, यह मुराद वास्तव में उसके साथ इतना अशिष्ट व्यवहार करता था और उसे अपनी उपपत्नी भी बनाना चाहता था। माही आगे बढ़ने लगी, लेकिन ध्रुव ने उसे रोक लिया। उसने अपना सिर पीछे घुमाया तो देखा कि ध्रुव मुराद को भावशून्य दृष्टि से देख रहा था। साधना पथ पर चलने के बाद उसे अपनी शक्ति का पूरा उपयोग करने का कभी अवसर नहीं मिला था। ध्रुव मुराद को अपनी पहली परीक्षा के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। बड़ी बहन, मुझे अनुमति दीजिए। ध्रुव ने एक सौम्य मुस्कान प्रकट की और माही को देखा। ध्रुव, इस मुराद की ताकत बहुत भयानक है, बहुत भयानक। माही ने अपना सिर हिलाया। हालांकि ध्रुव की प्रतिभा शानदार थी, उसने अभी अभी साधना पथ पर कदम रखा था। वह निश्चित रूप से निर्दयी मुराद का मुकाबला नहीं कर सकता था। इस तरह के घटिया इंसान से निपटने में मुझे डर है कि बहन माही के हाथ गंदे हो जाएंगे। ध्रुव ने अपनी मुस्कान बरकरार रखी और हल्के से माही के गाल पर चुटकी काटी, जिससे माही हक्की बक्की रह गई और ध्रुव को घूरने लगी। इस आदमी का ऐसे नाजुक पल में भी मजाक करने का मूड था। हालांकि वह समझती थी कि ध्रुव चाहे कितनी भी नाजुक स्थिति क्यों न हो, हमेशा शांति से परिस्थितियों का सामना करते थे, एक खुशमिजाज इंसान की तरह।
हालांकि वह एक बेवकूफ था, फिर भी उससे बात करना दिल को सुकून देने वाला था। सावधान रहो, माही ने धीरे से फुसफुसाया। समझ गया। ध्रुव मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और मुराद की क्रूर, दरिंदगी भरी आंखों को घूरने लगा। यह मुराद उम्र में तो उसके जैसा ही था, लेकिन वह सचमुच एक दुष्ट स्वभाव का था। वह बहुत घमंडी था, किसी भी चीज को ऊंचा नहीं समझता था और हर चीज को घृणा की नजर से देखता था। ध्रुव, मुराद ने बहुत दमनकारी आभा बिखेरते हुए अपनी निगाहों में ठंडक के संकेत के साथ ध्रुव की ओर देखा। मैं उन हाथों को बेकार कर दूंगा जिनका उपयोग तुमने माही को छूने के लिए किया था। मैंने सुना है कि आप शरीर शोधन क्षेत्र के चरम स्तर पर हैं। हालांकि मैं अभी केवल 6ठे स्तर पर हूं। मैं सचमुच देखना चाहता हूं कि आप मेरे हाथ को कैसे बेकार कर सकते हैं। ध्रुव ने धीरे से उत्तर दिया। मैं अपनी ताकत को 6ठे स्तर तक दबा दूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि एक कीड़ा जिसे चंद्र कबीला एक प्रतिभाशाली मानता है, वास्तव में कितना कमजोर है। मुराद की आंखें चमक उठीं, जैसे उसका शरीर फड़क रहा हो, जंगल में दौड़ते भेड़िए की तरह आगे की ओर फट रहा हो, जिससे हवा की आवाज बढ़ती हुई आवाज के साथ चीखने लगी। मुराद के तीखे पंजे सीधे ध्रुव के सिर की ओर झपटे और चटकने की आवाजें सुनाई देने लगीं। उसका स्वर्गीय भेड़िया पंजा मंद रोशनी से चमक उठा, मानो मुराद ने सचमुच अपनी ताकत दबा ली हो, वरना यह और भी भयानक होता। ध्रुव की आंखों में ठंडी हंसी के निशान उभर आए जब उसने देखा कि मुराद अपनी ताकत को दबा रहा है। यह उसके पहले के व्यवहार से बिल्कुल अलग था। जबरदस्त हत्या के इरादे के दबाव और साथ ही बहुत ज्यादा खतरे के घेरे में ध्रुव के शरीर के भीतर की सूक्ष्म ऊर्जा पागलपन से घूमने लगी और उसकी भुजाओं की ओर बढ़ने लगी। डोंग। ध्रुव आगे बढ़ा और उसकी हथेलियों से एक तेज गर्जना जैसी आवाज निकली। यह किसी विशाल अजगर की तरह था जो अपनी नजर में आने वाली हर चीज की परवाह किए बिना आसमान में उड़ रहा था। ठंडा स्वर्गीय भेड़िया पंजा ड्रैगन को दबाने वाली मुट्ठी से टकराया, जिससे एक बहुत भयानक आवाज गूंज उठी। मुराद ने अनायास ही एक धीमी दहाड़ लगाई, जैसे उसके तीखे पंजे चटकने और टुकड़े टुकड़े होने लगे हों और उसके सामने एक भयानक खतरा पैदा हो गया हो। तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की? मुराद का शरीर हमले के बाद जोर से कांप उठा। उसके शरीर में खून की लहर दौड़ गई और वह गुर्राया। शोधन क्षेत्र के 6ठे स्तर पर ऐसी शक्ति का अस्तित्व होना असंभव था। मुराद कांप उठा, उसकी सारी ऊर्जा बाहर फूट पड़ी। उसका पूरा शरीर चटकने की आवाजों से भर गया और वह ध्रुव से सीधी टक्कर से कुछ कदम पीछे हट गया। अब वह और भी खतरनाक हो गया था, मानो ऊर्जा जमा कर रहा हो, एक प्रचंड तूफान की तरह। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाते हुए मुराद एक बार फिर आगे बढ़ा। भयानक ठंडी आभा ने मानो वातावरण को और भी गाढ़ा कर दिया। ध्रुव को बस यही लग रहा था कि उसके आसपास का इलाका उस ठंडी आभा का क्षेत्र बन गया है, मानो अनगिनत राक्षसी भेड़िए उसे निगलने के लिए दौड़ पड़े हों। कितनी प्रबल आभा है, ध्रुव ने मन ही मन कहा। ऊर्जा का यह उभार उसे अभिभूत करने के लिए काफी था। हालांकि इस समय उसके शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा और भी भयानक लग रही थी। एक तूफान की तरह सूक्ष्म ऊर्जा उसके तारकीय मेरिडियन में तेजी से इकट्ठा हुई और फिर विस्फोटक रूप से बाहर निकल गई। यह तारकीय मेरिडियन के रास्तों से गुजरी और उसकी भुजाओं में समा गई। अब ध्रुव को किसी भी प्रकार का डर नहीं था। उसे केवल यही महसूस हो रहा था कि वह असीम शक्ति से भर गया है। मुराद को ध्रुव की ओर झपटते देखकर चंद्र कबीले के सदस्य घबरा गए। एक राक्षसी भेड़िए की धुंधली परछाई प्रकट हुई थी और एक पल के कंपन के बाद उसने क्रोध से चीख मारी और फिर ध्रुव की ओर दौड़ पड़ा, उसे चीर डालने की कोशिश में। राक्षसी भेड़िया सूक्ष्म आत्मा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसमें से रक्त पिपासा की इतनी प्रबल भावना और एक पाश्विक आभा निकल रही है। भीड़ के चेहरे के भाव थोड़े से ठहर गए। तभी माही तेजी से ध्रुव की ओर बढ़ी और एक प्राचीन वृक्ष के रूप में अपनी सूक्ष्म आत्मा को मुक्त कर दिया। मुराद, भाग जाओ, माही की नाजुक आवाज चिल्लाई। जैसे ही अविश्वसनीय रूप से तेज लकड़ी की तलवारें उसके चारों ओर हवा में दिखाई दीं, एक के बाद एक मुराद की दिशा में उड़ने से पहले। अत्याचारी युवान ऊर्जा नाड़ियों और शिरोबिंदुओं से बहते हुए दिव्य शक्ति में बदल गई और अतुलनीय शक्ति की एक भयानक आभा छोड़ने लगी। यह धमनी परिसंचरण क्षेत्र का संकेत था। तोड़ो। मुराद इस समय एक पागल व्यक्ति के समान था, क्योंकि एक जंगली जानवर की भयानक और बेलगाम आभा सामने आई।
जो प्राचीन लकड़ी की तलवारों को बहुत ज्यादा शक्ति से तोड़ रही थी और ध्रुव की दिशा में आगे बढ़ रही थी। इस पल ध्रुव का हाथ एक विशाल हथौड़े में बदल गया था, जो मानो आकाश को हिला देने में सक्षम था और एक चमकदार प्रकाश से चमक रहा था और अचानक एक नीले अजगर में बदल गया। दहाड़, 9 स्वर्गों की अजगरी। दहाड़, यह चाल एक विशाल अजगर की दमनकारी आभा के समान थी, जो विस्फोटक रूप से मुराद की दिशा में फट पड़ा। राक्षसी, भेड़िया राजा की बर्फीली ठंडी आभा एक विनाशकारी तूफान के बल की तरह उग्र नीले ड्रैगन से टकराई और ध्रुव और मुराद दोनों के शरीर विस्फोटक रूप से अलग हो गए, क्योंकि उनके पैर पीछे की ओर खिसक गए, जिससे पृथ्वी पर गहरे निशान बन गए। ध्रुव, माही की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया, क्योंकि प्राचीन लकड़ी की तलवारों ने उसके शरीर को घेर लिया। ध्रुव पीछे की ओर गिरा और माही के शरीर से टकराने के बाद ही रुका। उसका पूरा शरीर कमजोर हो गया था। उसकी मुट्ठी पर जगह जगह घाव थे और घावों से लगातार ताजा खून बह रहा था। कितना शक्तिशाली। साधना के अलग अलग स्तरों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा था, ध्रुव ने मन ही मन कहा। उसके शरीर में जमा सारी सूक्ष्म ऊर्जा उसके पिछले वार से पूरी तरह खत्म हो गई थी, जिससे उसका शरीर कमजोरी से थोड़ा कांप रहा था। 5वीं स्वर्गीय परत से संघनित एक सूक्ष्म आत्मा से जैसी उम्मीद होती है। अपनी तारकीय मेरिडियनों की मदद से मैं अपने शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा का अस्थायी रूप से उपयोग और संघनित करने में सक्षम था, जिससे मैं मुराद के पूरे बल वाले हमले से बचाव कर सका। लेकिन ऐसा करने से मेरे शरीर के भीतर की सूक्ष्म ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो गई। इस पल मुराद के चेहरे पर गहरा सदमा छा गया। उसे सचमुच पीछे धकेल दिया गया था, और इतना ही नहीं, उसकी सूक्ष्म आत्मा के तीखे पंजों में, जो उस समय हवा में लटके हुए थे, घावों के निशान दिखाई दे रहे थे। ध्रुव उसे घायल करने में कामयाब हो गया था। मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। मुराद एक जंगली जानवर की तरह गुर्राया और ध्रुव को घूरने लगा। जैसे जैसे उसकी आवाज धीमी होती गई, वह आगे बढ़ा। उसके शरीर से निकलती हुई जानवर जैसी आभा उसके हर कदम के साथ और भी तेज होती जा रही थी, और वह जोरदार दबाव डाल रहा था, जिससे जमीन धंस रही थी। अगर तुम इसी तरह बेशर्मी से पेश आते रहे तो मैं कभी इतना विनम्र नहीं रहूंगा। महेश ने यह देखकर कि मुराद अभी भी अपने हमले पर अड़ा हुआ है, ठंडे स्वर में कहा। उसी समय असुर उत्तम की आंखों में एक भयंकर निर्दयी चमक चमक उठी। यह ध्रुव ऐसा था जिसका सफाया होना ही था। जाओ और ध्रुव, माही और बाकियों को लेकर आओ। जो लोग तुम्हें रोक रहे हैं, उनका मतलब है कि उन्होंने शाही हुक्म की अवहेलना की है, असुर उत्तम ने ठंडे स्वर में कहा। उन्हें पकड़ो। सेनासर और आइसहॉक दोनों ने एक साथ आदेश दिया। तुरंत ही हवा में दबाव की एक जबरदस्त लहर दौड़ गई और सैनिक अपने हाथों में लंबे भाले लिए चंद्र निवास की दिशा में आगे बढ़ते हुए, एक दमघोंटू माहौल बनाते हुए अपना रास्ता बनाने लगे। जैसे ही सेनासर और आइसहॉक का आदेश गूंजा, चंद्रवंश के धनुर्धर तेजी से अपनी सेना में शामिल हो गए। उनके धनुष, जो बैल के सींग जैसे थे, इतने पीछे खींच लिए गए थे कि उनके धनुषों का आकार पूर्णिमा जैसा लग रहा था, जिससे बहुत ज्यादा शक्ति से उपजी सुंदरता का आभास हो रहा था। लगता है कि चंद्र कबीला सचमुच विद्रोह के लिए तैयार है, सेनासर ने ठंडे स्वर में उपहास किया, और वह आकाश की ओर उड़ते हुए धनुर्धारियों की दिशा में तेजी से बढ़ गया। धनुष की डोरियां झंकृत हुईं, जैसे बाणों ने आकाश को भर दिया हो। वे सिल्वर फेदर लीजन की दिशा में उड़े, आकाश को बाणों की वर्षा में बदल दिया और एक तेज सीटी जैसी आवाज निकाली। इसी तरह हवा में उड़ रहे सेनासर पर भी कई तीर लगे थे। जैसे ही सेनासर ने अपनी दोनों सूक्ष्म आत्माओं को एक साथ छोड़ा, उसके माथे के ऊपर 2 धुंधले सूक्ष्म प्रक्षेपण प्रकट हुए। पहली उत्तरी गोशावक सूक्ष्म आत्मा थी, जो उसे गति और फुर्ती के साथ साथ प्रचंड शक्ति भी प्रदान करती थी। दूसरी सूक्ष्म आत्मा एक विशाल पर्वत जितनी ऊंची थी। उसने एक पर्वत प्रकार की सूक्ष्म आत्मा को संघनित कर लिया था, जिसके संघनित होने पर उसका आकार इतना विशाल हो गया। यह पाषाण पर्वत सूक्ष्म आत्मा थी, जिसने उसकी त्वचा पर पर्वतीय चट्टानों की एक परत चढ़ा दी, जिससे उसकी सुरक्षा बहुत बढ़ गई। सेनासर की निगाहें एक शिकारी गोशावक की तरह तेज थीं, क्योंकि उसके चट्टान से ढके हाथ विस्फोटक रूप से उस ताकत के साथ आगे बढ़ रहे थे जो पहाड़ों को गिराने और समुद्र को उलटने में सक्षम थी, क्योंकि उन्होंने उसके चारों ओर के तीरों को विघटित कर दिया था। सेनासर युआनफू क्षेत्र में एक साधक था, और उसने 2 तरह की सूक्ष्म आत्माओं को संघनित कर लिया था और अपना तीसरा सूक्ष्म द्वार भी खोल लिया था। बस वह अपनी
तीसरी सूक्ष्म आत्मा को संघनित नहीं कर पाया था। अगर ऐसा नहीं होता तो उसकी शक्ति और भी भयानक होती। तभी धनुर्धारियों के पीछे 2 बुजुर्ग प्रकट हुए। उनमें से एक ने सेनासर की ओर देखा, जो भी आसमान में उड़ रहा था। सैन्य रक्षक असुर उत्तम अभी भी अपने युद्ध अश्व पर सवार था। उसकी आंखों में ठंडक घुल गई। ये दोनों आकृतियां जो अभी अभी प्रकट हुई थीं, अतीत के रक्षक होने चाहिए थे, जो वज्र के साथ तब खड़े रहे जब उनकी प्रसिद्धि ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। हालांकि अब वे रक्षक अतीत की तुलना में पहले जैसा विस्मयकारी गौरव नहीं जगाते थे। चंद्र के निवास की ओर वापस लौट जाओ। विरोधी सेनाओं की बढ़त को देखते हुए महेश ने ठंडे स्वर में चिल्लाया, जबकि सैनिक और चंद्र कबीले के सदस्य पीछे हट गए। मुराद एक जंगली जानवर की तरह ध्रुव की ओर दौड़ा। अपने साथ मजबूत पहरेदारों की सुरक्षा में वह समय निकालकर अपनी पूरी ताकत लगा पाया। चंद्र कबीले के सभी सदस्य जो उसका रास्ता रोक रहे थे, बिना किसी अपवाद के गंभीर रूप से घायल हो गए। माही ध्रुव का नेतृत्व कर रही थीं और वे लगातार पीछे हट रहे थे। मुराद को देखते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। वह जानवर असल में ध्रुव को मारना चाहता था। मुझे उसे रोकने दो। माही और ध्रुव के सामने एक आकृति की परछाई प्रकट हुई। जैसे ही उसने अपना पैर आगे बढ़ाते हुए हमला किया, ढप! मुराद के हाथों ने आसानी से उस पैर को रोक लिया जिसमें 10,000 जिन की ताकत थी, क्योंकि उसने केवल एक हाथ से पैर को फंसा लिया था। और मुराद की आंखों में एक क्रूर चमक चमक उठी। विंडमुन, पीछे हटो। माही का चेहरा डर से जम गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मुराद का दाहिना हाथ, जो चाकू के आकार का था, विंडमुन की जांघ पर जोर से नीचे गिरा और अचानक विंडमुन ने दर्द से एक तेज चीख मारी और बेहोश होकर गिर पड़ा। उसका चेहरा खून से लथपथ हो गया। उसके पैर की हड्डियां टूट गईं और ताजा खून जमीन पर बह निकला। तब तक माही और बाकी लोग चंद्र निवास के प्रवेश द्वार तक सुरक्षित पहुंच चुके थे और भी सैनिक बाहर निकल आए, जिससे एक मजबूत सुरक्षा घेरा बन गया। मुराद ने अपना सिर झुकाया और ध्रुव पर एक नजर डाली। वह भयानक मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा था और उसने अपनी नजरें जमीन पर पड़े विंडमुन पर घुमाईं। उसकी मुट्ठियां नीचे की ओर लगीं और विंडमुन के सिर पर लगीं। तुरंत ही विंडमुन के सिर के खूनी अवशेष आसमान को चमकदार लाल रंग में रंग गए और मुराद के कपड़ों पर छिड़क गए और उसकी आंखों में एक दुष्ट चमक चमक उठी। माही, मैं तुम्हें अपना खिलौना बनाऊंगा, मेरी गुलाम, मेरा एसएक्स खिलौना। मुराद की आवाज ठंडी होकर गूंजी जब उसने अपने होंठों के किनारे चाटे जो विंडमुन के खून से सने थे। माही का शरीर अनियंत्रित रूप से कांप उठा। वह बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई। सब पीछे हट जाओ, महेश चिल्लाया, जैसे ही असुर उत्तम और भी सैनिकों को आगे ले जा रहा था। इस समय हालांकि चंद्र कबीले ने मार्शल डिफेंडर्स को बुला लिया था, फिर भी उनकी ताकत उनके प्रतिद्वंद्वी के सामने कमजोर थी। इसलिए युवा पीढ़ी की रक्षा करनी जरूरी थी। कोई हताहत नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वे कबीले की उम्मीद थे। माही की आंखें क्रोध की धधकती लपटों से भरी थीं, मानो उसने महेश का आदेश सुना ही न हो। लेकिन तभी ध्रुव ने माही के हाथ पकड़ लिए और दोहराया, बहन, चलो घर में प्रवेश करते हैं। ध्रुव, विंडमुन। माही की आंखें लाल थीं। हालांकि विंडमुन उसका सगा भाई नहीं था, फिर भी वह चंद्र वंश का ही था। उसके पूर्वज अनगिनत युद्धों में वज्र के साथ रहे थे और यहाँ तक कि उन्होंने चंद्रवंश का उपनाम भी अपनाया था। चंद्रवंश ने उन्हें कभी बाहरी नहीं समझा। वे सभी सगे संबंधी थे, भाई बहन। मैं उसका बदला जरूर लूंगा, जरूर, ध्रुव ने शांति से कहा। उसकी आवाज ठंडे गुस्से से भर गई। इस समय उसकी सामान्यतः शांत आंखों में एक हल्के पागलपन का भाव था, जो किसी जंगली बाघ जैसा था, और उसने मुराद को घृणा से घूरते हुए कहा, मुझे याद रखना, जो तुम्हें मारेगा वह मैं ही। ध्रुव ने कसम खाई कि वह निश्चित रूप से मुराद को मार डालेगा। वह निश्चित रूप से गिरने वाला आखिरी व्यक्ति नहीं होगा। मुराद ने विंडमुन के शरीर पर अपना पैर रखा। उसकी आंखें चमक उठीं, जैसे किसी राक्षस के वश में हो, और वह देख रहा था कि ध्रुव माही को खींचकर चंद्र निवास की ओर वापस चला गया। उसी समय रक्षकों की शक्ति ने धीरे धीरे सिल्वर फेदर लीजन को पीछे धकेल दिया। रक्षकों की उपस्थिति में उनके लिए चंद्रवंश पर हमला करना इतना आसान नहीं था। ध्रुव और बाकी लोगों के चंद्र निवास में प्रवेश करने के बाद पूरा चंद्र कबीला अराजकता में भाग रहा था।
उन्होंने सोचा भी नहीं था कि दिगंबर कबीला और सिल्वर फेदर लीजन उन्हें घेर लेंगे और उनका सफाया करना चाहते थे। माहिर, पहले ध्रुव और बाकी लोगों को वापस ले आओ। तुम सबको बस अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करना है। यहाँ की चीजें हमारे ऊपर छोड़ दो। महेश की नजरें युवा पीढ़ी के सदस्यों पर टिक गईं और उसका चेहरा भारी हो गया। पिताजी, हम रुकना और मदद करना चाहते हैं। माही सुरक्षित रूप से छिपने को तैयार नहीं था। उसने बीच में कहा, मैंने कहा था कि वापस जाओ। महेश ने गुस्से से डांटा, आप सभी को यह याद रखना होगा, आप सभी हमारे चंद्र कबीले की भविष्य की आशा हैं। और अब जबकि हमारा चंद्र कबीला अभूतपूर्व खतरे का सामना कर रहा है, अगर चंद्र कबीला हार जाता है, भले ही हमें अपने जीवन का बलिदान देना पड़े, फिर भी हम आपकी सुरक्षा को सबसे पहले सुनिश्चित करेंगे। चंद्र कबीला कभी पराजित नहीं होगा। माही की आंखों से आंसू बह निकले। मैं बस यही कह रहा हूँ कि क्या होगा अगर। खैर, चूंकि उन्होंने पहले ही यह शुरू कर दिया है, तो तुम्हारे दादाजी को पता होना चाहिए कि क्या करना है। जब तक हम कुछ दिन टिक पाते हैं, चंद्र कबीले के बचने की उम्मीद बनी रहेगी, महेश ने समझाया, जिससे माही और बाकी लोगों ने राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि चंद्र कबीले के बूढ़े मुखिया के पास अभी भी कुछ तरकीबें छिपी हुई थीं। पिताजी, मैं जाकर साधना करूंगा, ध्रुव ने महेश से कहा, जिसके बाद वह मुड़कर चला गया, जिससे माही और बाकी लोग ठिठक गए। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि ध्रुव के हाथ मुट्ठियों में भींचे हुए थे, खून के निशान थे और उसके हाथों के नाखून उसकी हथेलियों में चुभ गए थे। महेश ने ध्रुव के पीछे के दृश्य पर नजर डाली, जैसे उसकी आंखें झपक रही हों, और फिर धीरे से बोला, माहिर, अगर किसी भी तरह की दुर्घटना होती है तो मैं चाहता हूं कि तुम ध्रुव की रक्षा करो। क्या तुम समझती हो? माही का शरीर हिंसक रूप से कांप उठा जैसे ही उसने सीधे अपने पिता की ओर देखा। पिताजी, अगर ध्रुव जीवित है तो मैं भी जीवित हूं। बच्चे, महेश ने माही की ओर स्नेह भरी नजरों से देखते हुए कहा, यह बच्चा ध्रुव अपने साथियों से कहीं ज्यादा बुद्धिमान है और इसमें अद्भुत प्रतिभा है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में चंद्रवंश में कोई ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति होगा जो वर्तमान सम्राट को पराजित कर सके। ध्रुव को लगा कि पिछले 2 दिनों में समय तेजी से बीत गया है, क्योंकि उसने पागलपन में साधना के अलावा किसी भी चीज के बारे में सोचना छोड़ दिया था। साथ ही दूसरे स्तर के दिव्य छापों के रहस्य पर भी विचार कर रहा था। 2 युवान उल्कापिंडों की ऊर्जा खत्म होने के बाद वह आखिर में शरीर शोधन क्षेत्र के 7वें स्तर पर पहुंच गया। जैसे जैसे उसके शरीर की सूक्ष्म ऊर्जा उसके आंतरिक अंगों में रिसने लगी, उसकी सांसें मजबूत होती गईं और उसकी हर सांस में ऊर्जा, आत्मा और ची का बढ़ता स्तर दिखाई देने लगा। उसकी मुट्ठी का कोई भी आकस्मिक वार लगभग 50 बैलों के बराबर शक्ति रखता था। ध्रुव को लगा कि यह अभी भी कम है और उसे इस बात से नफरत थी कि उसके पास अपनी साधना के स्तर को बढ़ाने, अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। चंद्र कबीले के बाकी सदस्यों के लिए ऐसा लग रहा था मानो हर गुजरते दिन के लिए 1 साल बीत गया हो। बाहर से तीनों सेनाओं के संयुक्त हमले और भी भयानक होते जा रहे थे और बीच बीच में हताहत और मौतें होती रहती थीं। हवा में तनाव और नफरत की लपटें पहले ही चरम पर पहुंच चुकी थीं। चंद्र कबीले में कुछ लोग ऐसे भी थे जो सुझाव दे रहे थे कि उन्हें पूरी ताकत लगा देनी चाहिए, दुश्मनों पर टूट पड़ना चाहिए और सीधे उनसे भिड़ जाना चाहिए, चाहे वे मर भी जाए, उन्हें बाहर के दुश्मनों को मारना ही होगा। वज्र सहमत नहीं हुआ। इसके बजाय उसने चंद्रवंश के सदस्यों को स्मारक हॉल में इकट्ठा किया और अपने पूर्वज वज्र के सम्मान में प्रसाद चढ़ाया, क्योंकि वह सालाना प्रसाद दिवस था। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद चंद्र कबीले के सदस्य स्मारक कक्ष से बाहर निकले। जैसे ही वे चंद्र निवास में प्रवेश कर रहे थे, एक कबीले का सदस्य एक शव लेकर आया, जिससे कबीले के कई सदस्य चिल्ला उठे, कुलपति, चलो जल्दी से बाहर निकलो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब मर जाएंगे। चिंता मत करो, मैं ही वो हूँ जिसे वे चाहते हैं। मैंने अपने पुराने दोस्तों और चंद्र कबीले के समर्थकों से संपर्क कर लिया है। जैसे ही मैं शाही राजधानी में कैद हो जाऊंगा, वे मुझे बचाने के लिए तुरंत अपनी सेनाएं भेज देंगे। वज्र ने आगे कहा, जब तक मैं हमारे दुश्मनों के हाथों में हूं, वे निश्चिंत रहेंगे। पिताजी, नहीं, हम आपको इस तरह जोखिम में नहीं डालने देंगे। महेश ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि वज्र का मतलब साफ था। वह स्वेच्छा से जाल में कूदकर अपनी जान देना चाहता था। चंद्रवंश की समृद्धि, जिसके लिए तुम्हारे दादाजी लड़े थे, मेरी पीढ़ी में कम हो गई है, लेकिन मैं इसे अपने हाथों नष्ट होते नहीं देख सकता। वज्र कड़वी मुस्कान के साथ उस जगह की ओर बढ़ा जहां ध्रुव और बाकी लोग खड़े थे
और फिर उसने ध्रुव का सिर सहलाते हुए धीरे से महेश से कहा, ध्रुव और बाकी लोगों की अच्छी तरह रक्षा करो। तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। महेश ने लाल आंखों के साथ अपना सिर भारी झुका लिया। दादाजी, वज्र। ध्रुव के दिल में निराशा की एक लहर उठी। क्या सचमुच इस संकट का कोई हल नहीं था? कुलपति, कुलगुरु, स्टार रिवर एसोसिएशन आ गया है। तभी कुल के एक सदस्य ने यह सूचना दी, जिससे ध्रुव की आंखों में आश्चर्य की चमक आ गई। देखते ही देखते यह आश्चर्य आशा में बदल गया। शायद यही वह मौका था जिसका उन्हें इंतजार था। जल्दी से उन्हें अंदर बुलाओ, महेश ने कहा, और कुछ ही देर बाद कुछ आकृतियों की छायाएं चलती हुई दिखाई दी और पीछे बैठे कुछ अन्य लोग कुछ भारी सामान ले जा रहे थे। कुलपति वज्र, मेरा नाम मुरिन है और मैं युवा गुरु ध्रुव को ढूंढने आया हूँ। ये व्यक्ति वही था जिसके पास से ध्रुव उस दिन स्टार रिवर एसोसिएशन में संयोग से गुजरा था। मुरिन के अलावा वह अपने साथ कुछ और साथी भी लाया था, जिनमें पहले वाली घमंडी लड़की और बेशक फ्रांसिस भी शामिल था। वज्र ने हल्के से अपना सिर हिलाया। जैसे ही ध्रुव आगे बढ़े, उन्होंने उत्तर दिया, ग्रैंड मास्टर मुरिन को नमस्कार। ध्रुव, मैंने आपके द्वारा अंकित दिव्य चिन्हों का निरीक्षण किया है। वे न केवल बहुत जटिल हैं, बल्कि उनसे निकलने वाली आभा भी असाधारण है। आप मेरे स्टार रिवर एसोसिएशन में शामिल होने और मेरे शिष्य बनने की योग्यता रखते हैं, मुरिन ने ध्रुव की ओर देखते हुए कहा। महागुरु, अगर आप चाहें तो। ध्रुव ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया और लोहे की चादरों पर अंकित दिव्य चिन्हों को मुरिन की ओर बढ़ा दिया। मुरिन की आंखें एक चमक से चमक उठीं। उसके सामने खड़ा यह युवक वास्तव में दूसरे दर्जे के दिव्य चिन्ह अंकित कर सकता था। इतना ही नहीं, चिन्हों का डिजाइन और रूनिक रेखाएं भी बहुत उत्कृष्ट थीं। और यह तो कहना ही क्या कि अंकित दिव्य चिन्हों के प्रकार ऐसे थे जो मुरिन ने भी पहले कभी नहीं देखे थे। अगर मैं ग्रैंड मास्टर मुरिन के अनुरोध को स्वीकार कर लूं और स्टार रिवर एसोसिएशन में शामिल हो जाऊं, तो क्या ग्रैंड मास्टर मुरिन मेरे चंद्र कबीले की रक्षा करने को तैयार होंगे? ध्रुव ने मुरिन की ओर देखते हुए विनती की। मुरिन ठिठक गया, फिर हल्के से सिर हिलाते हुए बोला, चंद्र कबीले की परेशानियां बहुत जटिल हैं और उनमें बहुत सारे अज्ञात कारक छिपे हैं। हालांकि मैं स्टार रिवर एसोसिएशन से हूं, लेकिन मुझे इसमें ज्यादा दखल देने का अधिकार नहीं है। फिर भी मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप मेरी बात मान लें तो मैं आपको तुरंत सुरक्षित जगह पहुंचा सकता हूं। ध्रुव, उसकी बात मान लो, वज्र और महेश दोनों ने आग्रह किया। हालांकि ध्रुव बेहद निराश था। अगर चंद्रवंश की रक्षा नहीं हो सकती थी और वह अकेला था जो सुरक्षा की तलाश में निकल पड़ा था, जबकि बाकी वंश खतरे में था, तो इससे उसकी क्या हालत हो जाएगी? जैसे ही उसने यह सोचा, ध्रुव ने अपना सिर हिलाया। ग्रैंड मास्टर मुरिन, मैं आपका अनुरोध स्वीकार करने में असमर्थ हूं। कृपया अपनी प्रतिभा पर दोबारा विचार करें। जब तक आप सहमत हैं, भविष्य में आपको जो भी चाहिए वो मिलेगा, जिसमें आपके चंद्र कबीले का बदला लेने का मौका भी शामिल है। मुरिन ने राजी किया। ध्रुव, महेश और बाकी सभी की निगाहें ध्रुव पर टिकी थीं, इस बच्चे पर। हालांकि ध्रुव ने अभी भी स्वीकार न करने पर जोर दिया। यदि आप मेरे चंद्र कबीले की सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं तो मैं निश्चित रूप से स्वीकार करूंगा। मुरिन ने ध्रुव की ओर देखा। वह कड़वाहट से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। मेरी योग्यताएं अपर्याप्त हैं, फिर भी मैं आप जैसी प्रतिभा को खोना नहीं चाहता। जब तक आप मेरे अनुरोध पर विचार कर रहे हैं, तब तक आप अस्थायी रूप से मेरे स्टार रिवर एसोसिएशन के मेहमान बन जाए तो कैसा रहेगा? इस तरह। हालांकि मेरे पास चंद्र कबीले की वर्तमान समस्याओं में हस्तक्षेप करने का कोई तरीका नहीं है। मेरा मानना है कि जब तक आप मेरे स्टार रिवर एसोसिएशन में मेहमान के रूप में आने में कामयाब होते हैं, तब तक कोई भी आपके प्रति दुर्भावना से कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। ध्रुव की आंखें चमक उठीं और वह थोड़ा झुका। धन्यवाद ग्रैंड मास्टर मुरिन, मैं अस्थायी रूप से स्टार रिवर एसोसिएशन का मेहमान बनने को तैयार। वाह, मुझे उम्मीद है कि आप स्टार रिवर एसोसिएशन में सही सलामत पहुंच जाएंगे। मैं आपका इंतजार करूंगा। मुरिन ने जाते हुए ध्रुव के कंधे थपथपाए। मुरिन के पीछे खड़े फ्रांसिस ने नौकरों को आगे आने का इशारा किया। उन्होंने सामान खोला तो जमीन पर ढेर सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र पड़े हुए थे। ये मेरी सभी रचनाएं हैं। 8 उच्च श्रेणी के प्रथम स्तर के दिव्य अस्त्र और 37 मध्यम श्रेणी के प्रथम स्तर के दिव्य अस्त्र। फ्रांसिस ने पिछले 2 दिनों में जितने दिव्य अस्त्र बना सके उतने बना लिए थे और उन सबको यहाँ ले आया था। बहुत बहुत धन्यवाद।
ध्रुव ने एक लोहे की चादर जिस पर दूसरे स्तर की दिव्य छाप अंकित थी फ्रांसिस को दी। फ्रांसिस ने व्यापार के बाद पागलपन जैसी खुशी और प्रशंसा व्यक्त की और वह भी चंद्रवंश से विदा हो गया। ये दिव्य अस्त्र हमारे चंद्र निवास की शक्ति को कुछ हद तक बढ़ा सकते हैं। ध्रुव, जो चाहो चुन लो और बाकी महेश, उन्हें बांटने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, वज्र ने आदेश दिया। ध्रुव ने सिर हिलाया। कुछ विचार विमर्श के बाद उसने एक लंबा भाला चुनने का फैसला किया। भाला एक अजगर जैसा हिंसक और अत्याचारी होता है जो उसे रास आता था। आह! एक आतंक से भरी आवाज गूंजी जिससे पल भर की शांति भंग हो गई। चारों दिशाओं में आकाश से अग्नि बाणों की वर्षा होती दिखाई दी और क्षण भर बाद चंद्र निवास का क्षेत्र धू धू कर जलने लगा। साफ है कि तीनों सेनाओं की संयुक्त टुकड़ियों ने अपना असली हमला शुरू करने का निश्चय कर लिया है। वज्र का शरीर फड़क उठा जब वह चंद्र निवास के बाहर भागा। पिताजी! महेश तुरंत वज्र की आकृति का पीछा करते हुए बाहर भागा। इस बीच चंद्र निवास में हर जगह अफरा तफरी मच गई। जो लोग लड़ने में सक्षम थे वे चंद्रवंश के सैनिकों की कतारों को मजबूत करने के लिए निकल पड़े, जबकि रक्षक अपने तय रणनीतिक ठिकानों पर पहरा देते रहे। इसके तुरंत बाद जैसे ही वज्र प्रकट हुए, असुर उत्तम ने हाथ हिलाए और उनके अधीन सेनाओं ने अपने हमले रोक दिए। हालांकि इस समय चंद्र निवास पर धावा बोल रही धधकती लपटों की ज्वाला इतनी तेज थी कि वह पहले ही आकाश तक पहुंच चुकी थी और इस अराजकता का फायदा उठाकर कई दुश्मन सैनिक चंद्र निवास में घुसपैठ कर चुके थे। वे रक्षकों से युद्ध में उलझे हुए थे। अपनी आंखों के सामने घटित हो रहे इस दृश्य को देखकर बाहर बैठे सभी दर्शकों के दिलों में आह भर गई। ऐसा लग रहा था मानो वे अपनी आंखों के सामने चंद्रवंश का विनाश देख रहे हों। असुर उत्तम, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे कबीले के बाकी लोगों को छोड़ देना होगा। वज्र धीरे धीरे असुर उत्तम और बाकी दुश्मन सैनिकों की दिशा में चला गया। चूंकि तुम इतने सीधे हो, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं तुम्हारे कबीले के सदस्यों को छोड़ दूंगा। असुर उत्तम मुस्कुराया, लेकिन शर्त यह थी कि मुझे यह गारंटी देनी होगी कि तुम्हारे पास कोई चालबाजी नहीं है और तुम शांति से मेरे साथ चले जाओगे। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, दो शूरवीर जो अपने भाले लहरा रहे थे वज्र की ओर बढ़े। महेश और बाकी लोगों ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच रखी थी और पसीने की धार बह रही थी। वे सब बेहद घबराए हुए थे। अचानक दोनों शूरवीरों ने एक साथ अपने भाले तैयार कर लिए और जोरदार वार किया। दो पॉप की आवाजें गूंजी, लेकिन उन्हें पता चला कि दोनों भाले सीधे वज्र की दोनों जांघों में धंस गए थे और दोनों जांघों को साफ साफ भेदते हुए जैसे ही ताजा खून फूटा, दो बड़ी बड़ी रक्त रंजित गुहाएं उभर आईं। पिता! कुलपति! महेश और बाकी कबीले के सदस्य गुस्से से चिल्लाए और आगे बढ़े, लेकिन वज्र की गरजती आवाज ने उन्हें रोक दिया। हिलना मत! उन्होंने वज्र का शरीर जमीन पर गिरते देखा। जाहिर है अब वह खड़ा नहीं हो पा रहा था। चंद्र कबीले के सदस्यों के चेहरे क्रोध और घृणा की धधकती लपटों से भरकर राख हो गए, जबकि असुर उत्तम का युद्ध अश्व धीरे धीरे वज्र की ओर दौड़ता हुआ आया। वज्र को नीचे देखते हुए उसकी आंखों में एक दुष्ट चमक चमक उठी। बूढ़े वज्र, सचमुच एक निर्णायक व्यक्ति। हालांकि मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। मैं चंद्र कबीले को इस शर्त पर छोड़ दूंगा कि वे अपना प्रतिरोध बंद कर दें और युवा पीढ़ी के वे सदस्य जिनका मैंने पहले जिक्र किया था अभी भी मेरे साथ आ रहे हैं। ऐसा कहने के बाद असुर उत्तम की ठंडी आवाज ने आदेश दिया, वज्र को दूर ले जाओ। कई योद्धा आगे बढ़ते हुए वज्र पर अपने भाले तान रहे थे, मानो वे उससे डरकर हिचकिचा रहे हों। हालांकि वज्र में अब प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं बची थी, इसलिए वे उसे दूर ले गए। जैसे ही उसे ले जाया गया, उसने अपनी शक्ति जुटाई और आखिरी वाक्य चिल्लाया, महेश, याद रखना मैंने क्या कहा था। बड़े भाई, मार डालो, उन सबको मार डालो। विक्रांत की आंखें क्रोध से भरी हुई थीं, लगभग पागलपन की सीमा पर। अरमान, विक्रांत, मेरी आज्ञा मानो। माही, ध्रुव और बाकी लोगों को यहां से बाहर निकालो। महेश अपने पिता की पीठ की ओर घूर रहा था। उसकी निगाहें ठंडी पड़ गईं और उसकी आवाज में एक भयानक स्वर उभर आया। विक्रांत पहले तो बहस करना चाहता था, लेकिन महेश के भाव देखकर उसका दिल जोर से कांप उठा और उसने सहमति जताते हुए कहा, बड़े भाई, मैं आपकी आज्ञा मानूंगा। चलो यहां से चलते हैं। इसके बाद विक्रांत युवा पीढ़ी के सदस्यों का नेतृत्व करते हुए चंद्र निवास की ओर वापस लौट आए। ध्रुव ने अपनी पीठ मोड़ी और दूर से वज्र की आकृति और असुर उत्तम की उस दुष्ट निगाह को देखकर उनके हृदय में एक अमिट ज्वाला जलने लगी।
बाकी लोगों को मार डालो, महेश ने आदेश दिया और तुरंत चंद्र कबीले के सैनिकों ने अपनी सूक्ष्म आत्माओं को मुक्त कर दिया और आगे बढ़ते हुए झड़पों की आवाज से हवा में एक कर्कश ध्वनि गूंजने लगी जो रक्त, गंभीरता और त्रासदी से भरी हुई थी। युद्ध के घोड़े तेजी से आगे बढ़े। तीनों सेनाएं प्रचंड हवा की तरह आगे बढ़ीं। चंद्र के सैनिकों के हमले का सामना करने के लिए आगे बढ़ीं और तुरंत ही खूनी युद्ध शुरू हो गया। हम पश्चिमी द्वार से भाग जाएंगे। बड़े भाई ने वहां पहले से ही एक रक्षक का इंतजाम कर रखा है जो हमारा साथ देने के लिए इंतजार कर रहा है। अरमान ने युवा पीढ़ी का नेतृत्व किया और वे पागलों की तरह दौड़ पड़े और उस अफरा तफरी के बीच माही और ध्रुव क्रमशः उस जगह की ओर दौड़ पड़े जहां वे रुके थे। दूसरे अंकल, मैं माँ से मिलने जाऊंगी, आप लोग पहले पश्चिमी द्वार पर जाएं। माही की आंखें आंसुओं से भर आईं। उसने अपने पिता को खूनी लड़ाइयों में उलझते देखा था, फिर भी वह अकेली ही भाग रही थी। बहुत तेजी से बेतहाशा दौड़ते हुए ध्रुव और माही उस आंगन में पहुंच गए जहां वे रुके थे। माही अपनी मां को ढूंढने चली गईं, जबकि ध्रुव चाचा काल को ढूंढने गया था। चाचा काल प्रशिक्षण मैदान में शांति से बैठे थे और बेहद शांत दिखाई दे रहे थे। उन्होंने ध्रुव को एक तारे के आकार की वस्तु देते हुए कहा, ध्रुव, जब तुम्हारी जान को पूरा खतरा हो तो इसे सक्रिय करने के लिए इसमें सूक्ष्म ऊर्जा का इंजेक्शन लगाओ। चाचा काल, मेरे साथ आओ। ध्रुव चाचा काल को अपनी पीठ पर उठाना चाहता था। तभी उसने देखा कि चाचा काल ने तारे के आकार की चीज उसके हाथों में ठूंसते हुए कहा, आराम करो, भले ही चंद्र कबीला युद्ध हार जाए और दुश्मन सेनाएं चंद्र कबीला के सभी वफादार सैनिकों और वंशजों को मार डालें, फिर भी मेरे जैसे अनजान बूढ़े आदमी की कोई परवाह नहीं करेगा। आखिरकार शाही कबीला तो उनका चेहरा चाहेगा ही। बिल्कुल नहीं। ध्रुव जानता था कि चाचा काल को डर था कि वह उस पर बोझ डाल देगा, क्योंकि उसने गुस्से से भरे स्वर में उत्तर दिया, मेरे फैसले पर भरोसा करो, इतने सालों में मैं कब गलत हुआ हूँ। चाचा काल मुस्कुराते हुए बोले, याद रखना, तुम्हें इसका इस्तेमाल सिर्फ तभी करने की इजाजत है जब तुम्हारी जान पूरी तरह खतरे में हो। जल्दी जाओ, बाकी चंद्र कबीले के सदस्यों पर बोझ मत डालो। ध्रुव कुछ कदम पीछे हट गया। जमीन पर घुटनों के बल बैठकर 3 बार प्रणाम करके जाने लगा। इतने सालों में चाचा काल ही थे जिन्होंने उसे पढ़ाया और उसकी देखभाल की थी। वह चाचा काल के व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरह समझता था। एक बार चाचा काल ने कुछ ठान लिया तो कोई भी उसका मन नहीं बदल सकता था। जैसा कि चाचा काल ने कहा था, भले ही चंद्र कबीला हार गया हो, दुश्मन सेनाएं अभी भी शाही कबीला के प्रतिनिधि हैं और वे चंद्र कबीला के साधारण कार्यकर्ताओं और असंबंधित लोगों का बेरहमी से कत्लेआम नहीं करेंगे। चाचा काल चंद्र कबीला में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं थे और उनके साथ आने की तुलना में यहाँ ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। आखिरकार ध्रुव हत्यारे की लिस्ट में था। अगर चाचा काल उसके साथ आते तो वह और भी ज्यादा खतरे में पड़ सकता था। चंद्र निवास में कुल 4 द्वार थे, उत्तरी द्वार, दक्षिणी द्वार, पूर्वी द्वार और पश्चिमी द्वार। वज्र के पकड़े जाने और चंद्र निवास में आग लगने के कारण चंद्र वंश के सदस्य लगातार चारों प्रवेश द्वारों से भागने की कोशिश में भाग रहे थे। पूर्वी द्वार पर दुश्मन सैनिकों का सामना कर रहे महेश के अलावा दक्षिणी और उत्तरी द्वारों पर भी सैनिक तैनात थे ताकि दुश्मनों द्वारा बनाए गए घेरे को तोड़कर चंद्रवंश के कुछ सदस्य भागने में सफल हो सकें। चंद्रवंश के ज्यादा महत्वपूर्ण सदस्य पश्चिमी द्वार पर जमा थे। जल्दी करो, अरमान ने आग्रह किया जब उसने ध्रुव और माही को अपनी ओर दौड़ते देखा। अरमान के आग्रह पर ध्रुव और माही जमीन पर उतरे और हवा में छलांग लगाते हुए उन युद्ध के घोड़ों की पीठ पर बैठ गए जो पहले से ही उनके लिए तैयार थे। जाओ, अरमान ने युद्ध के घोड़ों को आगे बढ़ाया। जैसे ही वे आगे बढ़े, रक्षकों का एक समूह उनके दल के सामने प्रकट हुआ, जिनकी पीठ पर बैल के सींग वाले धनुष, दाहिने हाथ में भाले और बाईं ओर तलवारें थीं। वे हालात के हिसाब से अलग अलग हथियारों से युद्ध के लिए तैयार थे। गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज उठीं, जिससे धरती युद्ध के घोड़ों की दौड़ से कांप उठी। ध्रुव ने अपना सिर घुमाया और कठोर चेहरा बना लिया। हालांकि वह उस जगह की ओर देखते हुए जहां वह 10 साल से भी ज्यादा समय से रहा था, अपने चेहरे पर एक चमकता हुआ आंसू बहने से नहीं रोक सका। उसने कसम खाई कि यह उसका आखिरी आंसू था। आज साल का आखिरी दिन था। साल बीतने के बाद वह सचमुच 16 साल का माना जाएगा और अब से जियांग हू का एक व्यक्ति माना जाएगा। जियांग हू के एक व्यक्ति के रूप में उसे केवल खून बहाने की अनुमति थी, आंसू नहीं।
ठंडी हवा उसके गालों से गुजर रही थी और उसके साथ उदासी का भाव भी था। ध्रुव और बाकी लोग अपनी सेना के साथ पश्चिम की ओर पागलों की तरह दौड़ रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि आलीशान सड़क के दोनों ओर से अचानक कई आकृतियों के शव बाहर निकल रहे थे। उन आकृतियों के चेहरे देखकर चंद्र कबीले के सभी सदस्यों के चेहरे पर गहरा क्रोध छा गया। मौजूद लोगों में दिगंबर कबीले के बूढ़े आदमी, सेनासर मुराद और यक्ष कबीले के नेता मुकाश भी शामिल थे। साफ तौर पर यक्ष कबीला उन सैनिकों की घेराबंदी में शामिल हो गया था जिन्होंने चंद्र निवास को घेर लिया था। भेड़ के भेष में यह भेड़िया किसी और ने नहीं बल्कि उनके ही हाथों से लाया गया भेड़िया था। रक्षकों का रुकने का कोई इरादा नहीं था। वे अपने भालों को कसकर पकड़े हुए अपने युद्ध घोड़ों पर सवार थे। उन्होंने एक झटके में अपनी पीठ से बैल के सींग वाला धनुष निकाला और धनुष की डोरियों पर 3 तीर चढ़ाकर उन्हें छोड़ने के लिए तैयार कर दिया। तीर तेजी से निकल रहे थे और आकाशीय प्रकाश उनके द्वारा छोड़े गए तीरों के पीछे पीछे चल रहा था, जिससे एक भयानक सीटी जैसी आवाज निकल रही थी, जिसने कई लोगों के दिलों में, खासकर मोर्चे पर रक्षकों द्वारा छोड़े गए तीरों से डर पैदा कर दिया। प्लॉफ प्लॉफ प्लॉफ, बिजली की चमक की तरह तीरों के बाद तीर दुश्मनों के गले में सटीक और साफ तौर पर छेद कर रहे थे। इतना ही नहीं, छेद करने के बाद भी तीरों की ताकत बरकरार रही और वे आगे की ओर उड़ते रहे। मार डालो, अरमान ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। वह जानता था कि रक्षक ताकत के मामले में बिल्कुल श्रेष्ठ थे और उनमें से एक तो युआनफू स्तर का था, जो सेनासर से सीधे भिड़ने में सक्षम था। युद्ध के घोड़े पर सवार ध्रुव ने अपनी पीठ से लंबा भाला निकाला और उसे अपने दाहिने हाथ से पकड़ लिया। भाला उसकी भुजा का विस्तार सा लग रहा था, जैसे वह अपने शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा का संचार कर रहा था और भाले में ऊर्जा भर रहा था। उसके सामने हवा में ताजा खून फव्वारे की तरह छिड़क रहा था, जो सूरज की किरणों में और भी चमकदार और मनमोहक लग रहा था। अरमान और विक्रांत ने अपनी सूक्ष्म आत्माएं छोड़ दी थीं और मुराद की सेना के खिलाफ रक्षकों के साथ मिलकर लड़ रहे थे। एक घुड़सवार जो हत्या के इरादे से भरा हुआ था, अपने युद्ध के घोड़े पर ध्रुव की ओर सरपट दौड़ा। एक लंबा भाला ध्रुव के गले की ओर तेजी से, सटीक और निर्णायक ढंग से तेजी से घुसा। भाले की गति से उत्पन्न हवा जानलेवा इरादे से उमड़ती हुई ध्रुव के शरीर से टकरा रही थी। लेकिन इस समय ध्रुव को कोई घबराहट नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। अचानक जैसे ही उसकी आंखें आकाशीय प्रकाश से चमक उठीं, उसने अपने हाथ में लिए भाले से वार किया और भाले की नुकीली नोक से अपने प्रतिद्वंद्वी के भाले पर वार किया। धमाका! ऊर्जा की एक भयानक लहर ने उसके प्रतिद्वंद्वी की भुजाओं को जोरदार तरीके से हिला दिया, जिससे उसने अपना भाला एक झटके के साथ गिरा दिया। लेकिन इससे पहले कि भाला उसके प्रतिद्वंद्वी के हाथों से गिरता, ध्रुव का लंबा भाला मक्खन में गर्म चाकू की तरह उसके प्रतिद्वंद्वी के भाले के किनारे से रगड़ गया, जो अभी भी बीच में गिर रहा था। एक अतिरिक्त सहारे के रूप में अतिरिक्त कुशन का उपयोग करते हुए उसने अपने भाले को ऊपर की ओर झुका दिया और भाले के सिरे को सीधे अपने प्रतिद्वंद्वी के गले में भोंक दिया। युद्ध का घोड़ा ध्रुव आगे बढ़ता रहा। ताकत के एक विस्फोट का उपयोग करते हुए उसने भाले को सीधे अपने प्रतिद्वंद्वी के गले के माध्यम से साफ तौर पर मारा और फिर उसे फिर से पकड़ लिया। भाले का सिरा ताजा खून से चमक रहा था, एक विचित्र चमक के साथ चमक रहा था। दूर कहीं मुराद के तीखे पंजे ध्रुव की नजर में एक रक्षक के सिर में गहरे ढंस गए। जैसे ही उसने भयानक ताकत से उसका सिर कुचला, रक्षक अपने युद्ध के घोड़े से गिर पड़ा। उसके दिमाग के टुकड़े टुकड़े हो गए और बचने की कोई उम्मीद नहीं बची। मुराद की आंखों में एक जंगली और बेलगाम आभा थी और वह ध्रुव को तिरस्कार से घूर रहा था। उसके होंठ थोड़े से मुड़े हुए थे, मानो वह ध्रुव को द्वंद्व युद्ध के लिए उकसा रहा हो। अगले साल इस दिन को चंद्रवंश के विनाश की सालगिरह के रूप में मनाया जाएगा और जहां तक वज्र और महेश का सवाल है, उन्हें देशद्रोही करार दिया जाएगा और शाही राजधानी में लाखों लोगों की नजरों के सामने उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा, मुराद ने ठंडे स्वर में कहा। और ऐसा करते हुए उसने अपनी उंगली माही की ओर उठाई, जो पास में ही किसी से लड़ रही थी। और जहां तक इस औरत की बात है, इसे मत मारना। मैं आज रात धीरे धीरे इसका आनंद लेना चाहता हूँ। माही एक क्षण के लिए विचलित हो गई और क्रोध और अपमान के कारण वह अपने प्रतिद्वंद्वी द्वारा लगभग अनजान पकड़ ली गई। ध्रुव ने ठंडेपन से मुराद को देखा जब वह अपने युद्ध घोड़े को घुमाकर तेजी से भाग रहा था। भागकर मुराद के मुंह के कोने तिरस्कार से सिकुड़ गए। आज उन्होंने चंद्र कबीले के लिए एक ऐसा जाल बिछा दिया था जिससे बच पाना मुश्किल
था, और चूंकि चंद्र कबीले के युवा सदस्यों ने उसके रास्ते आने का फैसला किया था, तो वह उन्हें अपनी जान बचाकर कैसे जाने दे सकता था। मुराद अपने युद्ध घोड़े पर सवार होकर ध्रुव के पीछे उन्मत्तता से दौड़ रहा था। किसी को दखल नहीं देना है, उसकी जान लेना मेरा काम है। जब सड़क के दोनों ओर स्थित सराय के असंख्य ग्राहक युद्ध देख रहे थे, तो उनके दिलों में गहरा सदमा लगा। अभी जो व्यक्ति सामने आया वह चंद्रवंश का ध्रुव था, है ना? पहले लोग उसे घटिया कहते थे, लेकिन जरा सोचिए कि परीक्षा के दिन उसकी असली क्षमता ने सबको चौंका दिया। उसकी अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया। उसकी युद्ध क्षमता भी बहुत जबरदस्त रही होगी। तो क्या हुआ? उसका पीछा करने वाला मुराद है। शाही राजधानी के दिगंबर कबीले का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के अलावा वह असुर उत्तम का शिष्य भी है। ध्रुव अभी अभी मौत के रास्ते पर चल पड़ा है। भीड़ अपने विचार विमर्श में व्यस्त थी। तभी ध्रुव और मुराद दोनों सड़क के दूसरे छोर की ओर सरपट दौड़ पड़े। यह जगह विशाल और युद्ध के लिए उपयुक्त थी, और अगर कोई ऊंचे स्थान पर खड़ा होता तो उसे पूरी सड़क दिखाई देती। तभी भीड़ की हैरानी भरी निगाहों के सामने ध्रुव ने अपना युद्ध घोड़ा रोक दिया। वह मुड़ा और सीधे मुराद के सामने आ गया, जो उसके पीछे सरपट दौड़ रहा था। वेंग! ध्रुव का लंबा भाला उसके हाथों में आते ही एक भिनभिनाहट सी गूंज उठी। आंखों में एक फौलादी चमक लिए घोड़े को लगाम लगाते हुए वह मुराद की ओर बढ़ा, जो उसकी ओर बेतहाशा सरपट दौड़ रहा था। उसका निशाना मुराद नहीं, बल्कि वह युद्ध का घोड़ा था जिस पर वह सवार था। युद्ध के घोड़े की गति और जड़ता के साथ वह ध्रुव के भाले के वार को इतने करीब से कैसे चकमा दे सकता था? जैसे ही ध्रुव का लंबा भाला सीधे युद्ध के घोड़े के सिर में घुसा, तेजी से आती गोली जैसी घरघराहट की आवाज गूंजी और घोड़े ने मौत की चीख निकाली। मुराद का शरीर हवा में घूम गया। जब वह घोड़े से कूदा, उसकी बाहें चिड़िया के पंखों की तरह फैल गईं और वह ध्रुव की ओर झपटा। हालांकि मुराद अभी भी शरीर शोधन क्षेत्र में था, आकाश में उड़ने में असमर्थ था, फिर भी विस्फोटक शक्ति का उपयोग करके कुछ हद तक ऐसा ही प्रभाव प्राप्त करना संभव था। इसके अलावा मुराद की सूक्ष्म आत्मा राक्षसी भेड़िया तारामंडल से संघनित थी। भेड़ियों की छलांग लगाने की शक्ति शुरू से ही प्रबल थी। वर्तमान मुराद एक राक्षसी भेड़िए जैसा अपने तीखे पंजे फैलाकर ध्रुव पर झपटा, जिससे भयानक दबाव और एक भयावह आभा की लहरें निकल रही थीं। अपने युद्ध घोड़े पर पूरी ताकत न लगा पाने के कारण ध्रुव ने घोड़े की काठी पर लात मारी और कलाबाजी करते हुए पीछे की ओर लुढ़क गया। मुराद के पंजे हवा में नीचे उतरे और युद्ध घोड़े की खोपड़ी में घुसकर उसे एक ही वार में मार डाला। मुराद तेजी से जमीन पर गिरा और सीधे ध्रुव के सामने आ गिरा। मुराद ने अपने होठों के कोने पर लगे घोड़े के खून को चाटा। उसने ध्रुव को ऐसे घूरा मानो ध्रुव पहले ही मर चुका हो। सामान्यतः शरीर शोधन क्षेत्र के 9वें स्तर पर रहने वालों में 81 बैलों की शक्ति होती है। मुराद शरीर शोधन क्षेत्र के शिखर पर होने के अलावा अपनी सूक्ष्म आत्मा के प्रबल प्रभाव और अपनी आक्रमण तकनीकों के संयोजन से 100 से भी ज्यादा बैलों की अद्भुत शक्ति उत्पन्न कर सकता है। इसके बावजूद ध्रुव अतुलनीय रूप से शांत था। चूंकि वह पहले ही मुराद को यहाँ तक लाने में कामयाब हो चुका था, इसलिए अब उसके पास मुराद को बचने का कोई मौका नहीं था। ध्रुव के हाथों में 9 चांदी जैसी सुइयां दिखाई दी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने शरीर के 9 एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर सुइयों को सटीकता से चुभो दिया। तुरंत उसे अपनी क्षमता का अनंत विस्तार महसूस हुआ। उसके शरीर में उमड़ती असीम शक्ति का एहसास इतना स्फूर्तिदायक था कि अनायास ही उसकी धीमी सी दहाड़ निकल गई। ध्रुव चाचा काल द्वारा सिखाई गई सुई एक्यूपंक्चर तकनीकों में पहले से ही पूरी तरह माहिर था, लेकिन उसने पहले कभी इस तरह की क्षमता प्रज्वलित करने वाली सुई एक्यूपंक्चर तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि इसके इस्तेमाल के बाद कुछ दुष्प्रभाव जरूर होते। हालांकि इस बार उसके सामने खड़े व्यक्ति को मारने के लिए उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। कितना अफसोस है, तुम चंद्रवंश के विनाश और साथ ही तुम्हारी बहन माही के साथ मेरे द्वारा किए गए प्रेम प्रसंग को देखने के लिए जीवित नहीं रहोगे। मुराद ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हुए बिना किसी दया के अपनी राक्षसी भेड़िया सूक्ष्म आत्मा को छोड़ दिया। मुराद ने ध्रुव को मारने के लिए अपने पास मौजूद सबसे क्रूर और हिंसक तरीके का इस्तेमाल करने की योजना बनाई और कोई कसर नहीं छोड़ी। यही बात ध्रुव के लिए भी लागू थी, जिसे अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। वह अपने प्रतिद्वंद्वी पर कोई नरमी बरतने का इरादा नहीं रखता था।
तेजी से आते मुराद को देखकर ध्रुव ने अपनी स्वर्गीय हथौड़े वाली सूक्ष्म आत्मा को छोड़ दिया। वह सुनहरा प्रभामंडल चकाचौंध कर देने वाली दीप्तिमान रोशनी से चमक उठा, जिससे दूर क्षितिज पर खड़े दर्शक सदमे से चीख पड़े। यह तारकीय मार्शल साधकों के बीच युद्ध था। भन भनाहट, मुराद के शरीर से एक क्रूर साया निकला। दर्शकों को ऐसा लगा जैसे उन्होंने एक भयानक काले रंग का राक्षसी भेड़िया बिजली की तरह तेज गति से ध्रुव की ओर झपटा मार रहा हो और पूरी भीड़ की सांसें रोक रहा हो। वर्तमान ध्रुव शांत था, इतना शांत कि मानो एक अजीब सा डर लग रहा था। उसकी तेज अंतर्ज्ञान ने पहले ही भांप लिया था कि तेज मुराद उसकी ओर तेजी से आ रहा है। उसकी ठंडी जानलेवा आभा इतनी तीव्र थी कि मानो उसे टुकड़े टुकड़े कर देगी। ध्रुव थोड़ा सा सर्पिलाकार गति से आगे बढ़ा। जैसे ही उसका शरीर हिलना शुरू हुआ, उसकी सूक्ष्म आत्मा टिमटिमा उठी और उसकी भुजाएं स्वर्गीय हथौड़े की तरह विस्फोटक रूप से फट पड़ी, एक भयानक अजगर की छवि में बदल गईं। स्वर्गीय हथौड़े वाली सूक्ष्म आत्मा अजगर को वश में करने वाली मुट्ठी की चालों के साथ प्रतिध्वनित होती हुई एक साथ गूंथकर एक भयानक दबाव छोड़ती हुई प्रतीत हुई। स्वर्गीय भेड़िए के पंजे मुराद के वार में जबरदस्त विस्फोटक शक्ति थी और उसके तीखे पंजे बड़ी बड़ी चट्टानों और छोटी छोटी पहाड़ियों को भी चीर सकते थे। हाड़ मांस से बना शरीर भला उसे कैसे झेल पाता। 9 स्वर्गों की भयानक गर्जना ये दूसरी बार था जब दोनों के बीच टकराव हुआ था। दोनों ही अपनी अपनी बेहतरीन चालें चल रहे थे। एक जोरदार गर्जना हुई जब ध्रुव को लगा कि उसकी मुट्ठी में जख्म हो गया है, जबकि मुराद को एक शक्ति का उभार महसूस हुआ जिसमें बहुत अत्याचारी ऊर्जा थी जो उसके पंजों से होते हुए उसकी बांह तक पहुंच रही थी। अत्याचारी ऊर्जा से उत्पन्न कंपन इतना तीव्र था कि ऐसा लग रहा था मानो उसकी बांह किसी भी क्षण टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। इतना ही नहीं, यह ऊर्जा उसके शरीर में भी प्रवेश कर गई। बूम! वह अत्याचारी ऊर्जा मुराद के शरीर के भीतर कंपनित हुई और प्रभाव के कारण वह हवा में उछला और फिर जमीन पर भारी होकर गिरा तथा उसके मुंह से ताजा खून निकला। अपनी सफलता के बाद ध्रुव ने शक्ति का एक और स्तर प्राप्त कर लिया था। शरीर शोधन क्षेत्र के 7वें स्तर पर सामान्य साधकों के पास 39 बैलों का शक्ति स्तर होता है। ध्रुव के लिए उसने अपनी जन्मजात तकनीक अजगर वशीकरण मुट्ठी के अलावा 5वीं दिव्य परत से एक सूक्ष्म आत्मा को संघनित किया था। इस तथ्य के साथ कि उसकी क्षमता उसकी सुई तकनीकों द्वारा लगातार विकसित हो रही थी, उसके इस वार में अकल्पनीय मात्रा में शक्ति थी जो किसी की भी अपेक्षा से कहीं ज्यादा भयानक थी। उसके इस वार से उसकी कुल शक्ति का केवल आधा ही खत्म हुआ। पहले के विपरीत उसने इस वार में अपनी सारी शक्ति खर्च नहीं की, क्योंकि इससे उसकी युद्ध क्षमता बुरी तरह प्रभावित होती। फिर भी उसकी आधी शक्ति वाला एक ही वार मुराद को गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त था। आखिरकार मुराद ज्यादातर मार्शल साधकों जैसा ही था। अपनी सूक्ष्म आत्मा को संघनित करने से पहले ही उसने स्वर्ग और पृथ्वी युआन क्यू की भारी मात्रा को अवशोषित कर लिया था और एक मार्शल साधक के रूप में प्रशिक्षित हो चुका था। परिणाम स्वरूप चाहे उसके शरीर की पूर्णता की बात हो या उसकी सूक्ष्म आत्मा के प्रबल प्रभाव की, उसे ध्रुव के साथ एक ही सांस में नहीं गिना जा सकता था। जाहिर है ध्रुव भी इस बातचीत से अछूता नहीं रहा। उसे अपनी दिशा समझने से पहले कई कदम पीछे हटना पड़ा, लेकिन लगभग तुरंत बाद ध्रुव एक खूंखार जानवर की तरह आगे की ओर उछला और मुराद की दिशा में पागलों की तरह दौड़ पड़ा। मुराद का चेहरा जम गया, उसके हाव भाव और भी ठंडे हो गए। वह तुरंत उछल पड़ा। ध्रुव के बहुत हिंसक मुक्के ने एक विशाल पर्वत जितना जोरदार दबाव डाला, जिससे फुर्तीले मुराद को भी बचने का मौका नहीं मिला। इसके बजाय मुराद के पास सिर्फ आमने सामने की लड़ाई का ही विकल्प बचा था और वह ध्रुव से सीधे भिड़ गया। धमाका! अचानक टक्कर के प्रभाव से मुराद एक बार फिर हवा में उछल गया। ये दूसरी बार था जब उसे इतनी गंभीर चोट लगी थी कि उसकी क्यूई और रक्त उसके शरीर में अनियंत्रित रूप से उमड़ पड़े, जिससे वह लगातार खून थूक रहा था। उसका चेहरा रक्तहीन पीला पड़ गया, लेकिन जब उसने अपना सिर उठाया तो उसे केवल 2 आंखें दिखाई दी जो जबरदस्त हत्या के इरादे से उसे घूर रही थीं। जिंदगी में पहली बार मुराद ने अपने ऊपर